नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला, जहां पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर नजर आया तो जेडीयू की शानदार वापसी हुई। एलजेपी ने भी इस जीत में अपना एक बड़ा योगदान दिया है और बिहार की राजनीति में एक सियासी संदेश नया उभर कर देखने को मिला, जहां पर बढ़ा हुआ वोटर परसेंटेज, बीजेपी का इंटैक्ट वोट बैंक, महिलाओं और उनका एजेंडा, उनकी प्राथमिकताएं और ये पूरी की पूरी आधी आबादी कैसे एनडीए के साथ जाती हुई नजर आई। जबकि बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में जाति है जो कभी जाति नहीं, लेकिन इस बार जाति से ऊपर उठकर सबने मिलकर एनडीए को जबरदस्त जीत दी है, जो न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा देकर गई है। आज इसी पर करेंगे विश्लेषण द जेसी शो में। और पहले सवाल के साथ मैं शुरुआत करती हूं सर। आज जेसी शो की जो हमने हेडलाइन दी है, गर्दा उड़ा दिया, मायने क्या है इसके? Narendra Modi has emerged as a hero in Bihar elections. With his charisma and with his unique chemistry with Nitish Kumar, he has secured a miraculous figure of 202 seats, first time in the history. Under his leadership, BJP has emerged as the single largest party never before. In fact, and in the real sense, ये चुनाव जो है नीतीश कुमार का नाम था, लेकिन असली चेहरा नरेंद्र मोदी का था, जिस चेहरे पे भाजपा ने और एनडीए ने ये चुनाव लड़ा। पहले कहते थे कि गांव का वोट कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास अर्बन है, लेकिन इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया, नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया और यूँ कि गर्दा उड़ाकर ये सिद्ध कर दिया कि गांव का वोट भी हमारे पास है, गांव शहर दोनों का वोट आज भाजपा के पास है। ये बिहार का ये बहुत बड़ा मैसेज है और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया ने आज अखबारों में लिखा है, ये बिहार की जो मैसिव विक्ट्री है उसका एक ही संदेश है कि नरेंद्र मोदी इज़ द टॉलेस्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया विच हैज़ नो अल्टरनेटिव एट द मोमेंट एंड ही रूल द नेशन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर, यू कैन से 10 years। सो दिस इज़ ऑल इन ए वे आप कह सकते हैं कि चुनाव की जो ज़बरदस्त जीत हुई है बिहार की, जो चमत्कार हुआ है जिसे कहते हैं, जो कमाल हुआ है, उसी को देख के ये सच है कि गांव-गांव में, शहर-शहर में नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया इस बार। और अब वो बंगाल के इंतजार में हैं, जहां बंगाल जाकर के बंगाल के चुनाव में गर्दा उड़ा करके वो फिर से बंगाल का चुनाव भी बिहार की तरह जीतने वाले हैं। सर, आपने अभी कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, तो चुनाव से पहले, परिणामों से पहले चर्चा थी कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, लेकिन फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, शपथ मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार लेंगे। ऐसा क्यों कि अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठाया वहां पर? सम पॉलिटिकल कंपल्शंस और नरेंद्र मोदी हमेशा की सदाशय था, वरना तो नेचुरल था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपके पास में और आपके पास में आज 117 तो हैं ही, आपके अलाइज को मिला करके अगर आप देखते हैं तो चाहिए 122। आप राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से कहते हैं कि मैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करिए, राज्यपाल हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो आपको आमंत्रण देते, भाजपा के मुख्यमंत्री की शपथ होती, शक्ति प्रदर्शन होता और उसी बीच में 4-5 लोग और आ जाते हैं, जैसे लोग आते जाते रहते हैं राजनीति में आजकल आप देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सदाशयता दिखाई। कुछ सलाहकारों का ये भी मानना था कि इट्स टू अर्ली टू साइडलाइन नीतीश कुमार, अदरवाइज इट माइट बूम अराउंड बिकॉज ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वोट्स एंड ऑल दैट जो है। तो फिलहाल ये कोशिश भी लिया गया और नीतीश कुमार की जो एक हमेशा जो उनका एजेंडा रहता है कि मुझे तो हर कीमत में मुख्यमंत्री बनना है, तो संभावना थी कि फिर नहीं चले जाएं इधर उधर। तो भाजपा ने एक तरह से विवेकपूर्ण कदम उठाया, नीतीश कुमार का मान सम्मान रखा, अपने हितों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया और नीतीश कुमार की ताजपोशी इस तरह से हो रही है। लेकिन आपने कहा कि भाजपा ने ये अवसर खो दिया है, अवसर नहीं खोया है। मेरा निश्चित मानना है इट्स ए टेम्पररी अरेंजमेंट, मे बी 6 months, मे बी a year, अल्टीमेटली देयर विल बी बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन पटना। दिस इज ऑल। सर, पटना में एक और बात है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है और वो ये है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता तो वो लालू और तेजस्वी का दामन एक बार फिर से थाम लेते। लेकिन सवाल सर ये है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस बार ऐसा होने देते? डिफिकल्ट, अमित शाह नहीं होने देते, लेकिन ये तय है
और मेरा आकलन है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भाजपा नहीं देती और मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो एक बार फिर छठी बार उनके विकल्प खुले थे दल बदल के यहाँ से वहाँ जाने के। और उस स्थिति में अगर वो आरजेडी कांग्रेस इनके साथ खड़े होते हैं तो कुल मिलाकर उनके पास में 125 सीटें होती जिसे बना सकते थे। लेकिन आज कोई ऐसे हालात नहीं थे। ही हैज़ नो ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट द पोस्ट। तो चीफ मिनिस्टर बनना था उनको, भाजपा ने बना दिया। क्यों जाएंगे लालू के यहाँ, क्यों जाएंगे कांग्रेस के पास जो है। बीच में चर्चा चली थी, इसी बीच में जब स्थिति अनसर्टेन थी तो उस समय मैंने सुना कि प्रस्ताव दिया है आरजेडी ने कि 1 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, इसके बाद में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये स्थिति आई नहीं क्योंकि भाजपा ने आगे बढ़कर उनको ऑफर कर दिया, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उनको ऑफर कर दी। तो नीतीश कुमार हैड नो अपॉर्चुनिटी फॉर वन मोर दल बदल या वन मोर शिफ्टिंग और डिफेक्शन टू दैट साइड जो है। तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो छठी बार दल बदल करते, उधर जाते, जा पाते कि नहीं, हमेशा बीच में रास्ता रोकते, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो प्रयास जरूर करते, ऐसा मेरा मानना है। सर 2017 में पटना में एक नारा, बिहार की मजबूरी है नीतीश कुमार जरूरी है, ये इस बार के चुनाव में फिर कैसे प्रमाणित हुआ? ये प्रमाणित आपके सामने है, पॉलिटिकल कंपल्शंस। इस बार तो कोई कारण नहीं था उनका। आप देखिए इन ए वे की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आपको देना चाहिए जो है। लेकिन बिहार की रचना ऐसी है और बिहार में आम आदमी भी ऐसा सोचता है कि मुख्यमंत्री बनना बिहार का नीतीश कुमार का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक जनरल परसेप्शन ये है। भाजपा लीडिंग पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है वहाँ पे। इवन देन एक जनरल इंप्रेशन, इवन भाजपा के लोग भी इस तरह से कन्विंस हैं इस बात से कि हाँ वो चीफ मिनिस्टर वही बनेगा। मतलब कहते हैं फॉरगॉन कंक्लूजन। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ये इससे सिद्ध होता है कि डेस्टिनी, भाग्य जिसे कहते हैं, कि इतना सब होने पे भी, भाजपा का सपना पूरा होने के बाद भी, सिंगल लार्जेस्ट आने के बाद भी लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की आशा कर रहे हैं और वो बन भी रहे हैं। तो वो जो कहावत है वो सही साबित हुई है। तो सर आपको अभी आपने कहा भी कि आज नहीं तो कल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, आप वाकई मानते हैं कि इस विधानसभा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? 100% विधानसभा 5 साल की होती है। आप देखेंगे लेस देन ए ईयर ये हो जाएगा। कारण है ना उसका, भाजपा का एक सपना है, उत्तर भारत में हर राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार एक अपवाद था, बिहार एक एक्सेप्शन था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पसीना बहा करके उसको जीता, उस सरकार को बनाने की स्थितियां पैदा की। और आज जब सत्ता सामने है, मुख्यमंत्री कुर्सी सामने है, तो कब तक छोड़ेंगे? कार्यकर्ता खा जाएंगे आपको पटना में, लीडर्स आपको परेशान कर देंगे। और सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। वर्कर अब नहीं चाहता रिमोट कंट्रोल से चलाना नीतीश कुमार को, चाहता है हम डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं सरकार के अंदर, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इतना प्रेशर वहाँ से लोगों का आएगा कि आप उस प्रेशर को, भाजपा आला कमान प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। और देश भर उनको नीतीश कुमार को नमस्ते कहना पड़ेगा कि बहुत हुआ, ठीक है, अब एक सदाशयता के नाते हमने सदाशयता दिखाई आपको उस समय, अब आप दिखाइए और कुर्सी भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए छोड़िए। और ये स्वाभाविक है ना, नीतीश कुमार इतना रह चुके हैं पहले भी जो है, और आज भाजपा का मौका है, उनका सपना पूरा होता है कि एक और राज्य जो एक्सेप्शन था उसको उनको ठीक करना है। तो मैं कन्विंस हूँ कि बहुत जल्द, मे बी ईयर और बिफोर जो है, पटना विल हैव ए बीजेपी चीफ मिनिस्टर। सर इस बार बीजेपी ने रणनीति बदली, इस बार जिद करके जेडीयू के बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसके पीछे की मंशा क्या थी? मंशा मोरल बूस्टर फॉर बीजेपी वर्कर्स एंड लोकल लीडर्स। और इसकी मंशा आई थी, उसमें मैसेज सबके दिमाग में क्लियर था, भाजपा आला कमान को भी क्लियर होगा, ये अमित शाह के माइंड में भी क्लियर होगा उस समय कि विल हैव आवर ओन चीफ मिनिस्टर देयर। तो दिमाग में ये बात थी उस समय। उस दिमाग के परिप्रेक्ष्य में फिर ये बनाया गया कि भाई ये बड़ा भाई छोटा भाई खत्म करो, ये जुड़ा भाई का नया कंसेप्ट आओ। तो 101 101 कर बराबर रखा गया उनको, ताकि वो जो एक नैतिक करेज होती है, जो कहिए कि मॉरल करेज, साइकोलॉजिकल करेज होती है, कन्विक्शन होता है, वो इस बार नीतीश कुमार के पास नहीं रहे, वो भाजपा के पास रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 101 को बराबर रखा, ये सोच के कि हम बराबर की टक्कर देंगे और मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। थोड़ी सी चूक हुई इस समय हालात के कारण से कि मुख्यमंत्री उनका नहीं बना, आज नहीं तो कल बनेगा। सर नीतीश कुमार जब सरकार बनाएंगे तो उनकी सरकार में अब कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है? उप मुख्यमंत्री देखिए ऐसा है कि तो भाजपा तय करेगी, नरेंद्र मोदी अमित शाह तय करेंगे कितने होंगे, ये फैसला नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है अभी। लेकिन एक अपेरेंट दिखता है, सम्राट डिप्टी सीएम थे पहले, कहते हैं उसने काम ठीक ठाक किया है और जातीय समीकरण भी उसके साथ है, तो उनका तो लगभग तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकी 1-2 और बन सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि कम से कम 2 बनेंगे और हो सकता है 3 डिप्टी सीएम भी सत्ता के तालमेल में, सत्ता के समीकरण में, फॉर्मेशन में शायद बनाने पड़े। लेकिन फिलहाल तो केवल एक सम्राट का नाम सामने आ रहा है।
बाकी लेट्स सी इन अदर 2-3 डेज टू डिक्लेयर जो है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिलता है, युवाओं का समर्थन मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि कैबिनेट में किसी एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई एक महिला भी होनी चाहिए? ब्रिलियंट होना चाहिए ऐसा, और निश्चित तौर पे महिलाओं का हक बनता है कम से कम एक उप मुख्यमंत्री महिला वर्ग की तरफ से होना चाहिए। बाकी मेरिट पे जो है ना ये प्रस्ताव स्टैंड करता है कि वो इनका जो मैसिव सपोर्ट हुआ है वुमेन पावर का, उसको देखते हुए एक महिला उप मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट में होनी चाहिए। लेट्स सी। सर, इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार लगातार बिहार या फिर केंद्र की सत्ता में रहे हैं, तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला फॉर्मूला है, इसको कैसे लेकर साथ में नीतीश कुमार चल रहे हैं? नीतीश कुमार का एक ही फार्मूला है, सत्ता के साथ रहना, मुख्यमंत्री रहना है। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ पे, जिसमें वो सही साबित हुए हैं। 20 साल तक आप देखिए ना, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपनी शर्तों पे इवन हर किसी को झुकाया उन्होंने, आप देख रहे हैं। और अब जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तो अल्टीमेटली भाजपा आला कमान को भी एग्री करना पड़ा कि नो फॉर द टाइमिंग तो नीतीश कुमार ही बनेगा। आप कह सकते हैं ये तो ये उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मतलब बार्गेन जो है ना कर कुर्सी के लिए, और अपना दल छोड़ के दूसरे दल के साथ जा करके सरकार बनाने की स्थिति या सरकार बनाने की चेतावनी देना, यही उनका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि एक बार्गेन पावर जो है उनका, वो यही है उसके अंदर, और इसमें अभी तक वो सफल साबित हुए हैं। सर, क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने 2025 के चुनावों की बिसात 2022 में ही बिछाना शुरू कर दी थी? यस, ही इज ए स्मार्ट पॉलिटिशियन, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो दूरदर्शी हैं, विजनरी हैं। तो उस समय क्या है कि वो चले गए थे आरजेडी में, बीजेपी छोड़कर, क्योंकि वो जातिगत गणना करवानी थी। आरजेडी जातिगत गणना पे मोहर लगा दी। जाति गणना का पहला असर ये हुआ कि जितनी छोटी छोटी जातियां थी उनको और सब कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उन सबको, और इतने टुकड़ों में बांध दिया कि उन जातियों में कंपटीशन हो गया राजनीति में आगे आने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। तो कुल मिला क्या हुआ, बिहार की सत्ता इतनी जातियों में बढ़ गई कि भाजपा किसी एक हिंदू लीडर को, एक किसी बड़े लीडर को, या दूसरी पार्टी किसी एक बड़े लीडर को सामने खड़ा नहीं कर सकी, और सारा बिहार टुकड़ों में बंट गया। और सारे टुकड़े, वो सारी जो सब कास्ट का क्लासिफिकेशन था वो नीतीश कुमार को सूट करता था, और उसी का परिणाम है आज कि कोई एक बड़ा लीडर नीतीश कुमार के सामने खड़ा नहीं हो पाया। तो ये आप सही हैं ये कहते हुए कि उन्होंने इसकी रचना जो है वो 2022 में ही कर दी थी, 2025 के चुनाव की। सर, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि नीतीश कुमार की अस्वस्थता की, जो उनका जो बीमार रहना, उनकी अस्वस्थता, दूसरा ये कि बार बार दल बदलना, ये दो ऐसे फैक्टर है जिनकी चर्चा उनके अगेंस्ट में बार बार होती है। लेकिन उसके बावजूद बिहार की जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, कैसे? लक, डेस्टिनी कहना चाहिए। मतलब उनका भरोसा जो है ना आज बिहार के आम आदमी में कंप्लीट है। बिहार के लोगों का भावनात्मक संबंध, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का संबंध नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। बिहार झारखंड के जो IAS IPS अफसर लगे हुए हैं दिल्ली में और राज्यों में लगे हुए हैं बाहर, उनके मन में एक ही था कि नीतीश कुमार बनते हैं कि नहीं। सबके मन में एक ही बात है, नीतीश कुमार बनना चाहिए। तो ये बात सही है कि बिहार में जो भी सरकार बनती है नीतीश कुमार के साथ ही बनती है, उसी के साथ ही खत्म होती है। वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार को ख़त्म करते हैं। तो ये एक ही इज़ लकी चार्म जैसे कहना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी ये जो दाग है दल बदल का, उनके कपड़ों पे लग नहीं पाया, उनके दामन पे लग नहीं पाया। और आज भी बिहार में देखा जाए तो ही इज़ फेयरली पॉपुलर, चाहे सहानुभूति फैक्टर है, चाहे कोई भी फैक्टर है आप ये कहिए, बट ही इज़ एक्सेप्टेबल। और जो जनादेश आया है उस पर भी कहीं न कहीं उनकी एक छाप दिखाई देती है। और इसी तथ्य को आला कमान ने स्वीकार किया और मेंटली शायद कंप्रोमाइज़ किया होगा कि चलो एक बार तो बनाते हैं, फिर देखेंगे इसको। सर, नीतीश कुमार आज बिहार में लोकप्रियता और मान सम्मान के अपने सर्वोच्च पायदान पर हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी सत्ता या तो बीजेपी या फिर जेडीयू के किसी नौजवान को सौंप देनी चाहिए? एब्सोल्युटली, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, मन करता नहीं कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ें। वरना लोकतंत्र की सुंदरता, लोकतंत्र की डिसेंसी यही थी कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट है, उनको आगे बढ़ के ऑफर करना चाहिए था कि पहले आप, वो मना करते तब आप बनते। तो उन्होंने तो ऑफर ही नहीं किया जहाँ तक मेरी जानकारी है। और वो बहुत मतलब इससे कंसर्न है, पिछले 3 दिनों से बहुत कॉशियस हैं कि कहीं मुख्यमंत्री का कार्ड कहीं और नहीं चला जाए, कहीं कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो जाए। तो इसलिए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री निवास पे रखी है शायद, दैट वे जो है जी। तो ये जो है ना उनके मन में इस तरह का भाव है, जिसे कहना चाहिए कि भाई लोकतंत्र के हिसाब से उनको आगे बढ़ के ऑफर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ये मौका था उनके जीवन में कि उनकी जो इमेज है
आगे बढ़ के कह सकते थे कि मैंने बहुत वर्षों तक सेवा की बिहार की, 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, 7 वर्ष केंद्रीय सत्ता में रहा। अब जो है मेरा आपको प्रणाम है, मेरी शुभकामनाएं हैं और बिहार आगे बढ़े ये मेरी मनोकामना है। इसके साथ में वो नेतृत्व जो है चाहे जेडीयू के किसी आदमी को ही देते, ठीक है, या भाजपा के किसी आदमी को देते उनकी सहमति से, तो बड़ा अच्छा लगता। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा करते तो नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर इतने भारत रत्न दे सकते थे जी। उन्होंने ये अवसर खोया है। लेट अस सी कब तक वो मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। Sir, I think everybody must be fed up of this fact. Why Bihar cannot retire Nitish Kumar and why BJP cannot replace Nitish Kumar? इट इज़ ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। सबकी मजबूरियाँ, उनकी लोकप्रियता जो है। आप देखिए कि इस समय अगर आप, इट इज़ टू अर्ली, मैंने कहा ना आपसे, रिटायर करना चाहता है बिहार रिटायर नहीं कर सकते। जनमत जो है आज भी महिला वर्ग का वोट हुआ है। नरेंद्र मोदी टावरिंग है, लेकिन नंबर 2 पे आते हैं तो आपको सामने नीतीश कुमार खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो अभी क्या पॉलिटिकल इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए बिहार उसको रिटायर नहीं कर सकता। सर, इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में अपना एक उत्तराधिकारी चुन लिया है? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लगता है बिहार की स्थिति, जेडीयू की स्थिति भी शायद बीजेडी जो उड़ीसा में है, बीजू जनता दल वैसी होने वाली है। वहाँ भी नवीन पटनायक ने लंबे समय तक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, तो पार्टी आज नेतृत्व विहीन है। नीतीश कुमार के बेटे को नेतृत्व सौंपने के लिए कई बार लोगों ने सुझाव दिया, पार्टी के लोगों ने कहा, वो माने नहीं। अब 2 कारण होते हैं ना, एक तो मुख्यमंत्री क्या बेटे को राजनीति में डालना नहीं चाहता। अब नीतीश कुमार का लड़का मेरे ख्याल से अराउंड 40 ईयर्स और सो है, निशांत। तो आप पूछा मैंने किसी से भी वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के भांजे हैं कोई मनीष, तो आईटी हेड हैं उनके, तो उनके यहाँ वो काम सीख रहे हैं, राजनीति की ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट वे जो है। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इस मोड़ पे भी उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने को तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था 2 सरकारी गाड़ी चली गई थी, एक बार उनके बेटे को लेने गई तो लोग सस्पेंड हो गए थे। तो वो बहुत कॉशियसली दूरी मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह से कि मेरे को परिवारवाद का चार्ज नहीं लगे। लेकिन दूसरा पहलू है कि सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए क्या है, मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार के पास कोई सक्सेसर, कोई प्लान है, सक्सेशन प्लान है कोई नीतीश कुमार के पास, ऐसा दूर तक दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है। हाँ। अगर स्वेच्छा से नीतीश कुमार अगर आज रिटायरमेंट ले लेते तो उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है? विकल्प बहुत हैं राजनीति में। राज्यसभा में चले जाएं, उदाहरण के तौर पे 2 बंगले हो जाएंगे, एक पटना में होगा, एक यहाँ पे होगा। बिहार के हीरो तो हैं ही वो, आप देखिए ना, किसी एक समय में वो मतलब नीतीश उसके लालू प्रसाद के सबसे क्लोज एडवाइजर थे किसी एक ज़माने में। तो उनमें क्षमता है अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की, दैट वे जो है। और बिहार में जाएंगे तो हीरो क्या लाएंगे, जिसे कहते हैं फ्रेंड फिलोसफर गाइड की भूमिका में आ जाएंगे। पटना में थोड़ा मन लगेगा तो दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ अमित शाह के यहाँ चाय पीने चले जाएंगे, अच्छा समय बीतेगा। तो विकल्प तो बहुत हैं, मन तो बने सत्ता छोड़ने का, वो बड़ा मुश्किल काम है हर किसी के लिए। नीतीश कुमार इज नो मोर एक्सेप्शन। सर, ये कितनी हैरानी की बात है कि 20 सालों का लंबा शासनकाल नीतीश कुमार का, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई मुद्दा महागठबंधन नहीं ढूंढ पाया। एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर प्लान गठबंधन के पास में नहीं रहा और ये एक बड़ा फेलियर उनके लिए साबित हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? सही कह रहे हैं आप, फेलियर तो है ही। राहुल गांधी और तेजस्वी आपस में लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो मुद्दे कहाँ से ढूंढेंगे बैठ के। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है ना कि ऐसी, हालांकि नीतीश कुमार कैंप का दावा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी थी इस बार जो वोट इतना पड़ा है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ नेगेटिव थी ये। तो नेगेटिव में इतनी नेगेटिव नहीं थी लोगों की भावना कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंको। 20 साल हो गए थे, लोग ऊब गए थे, थकने लग गए थोड़ा सा, लेकिन क्या हुआ, ये सब उसमें ये आ गया सारा जो आपके सुविधाएँ, वेलफेयर स्कीम्स आ गई सारी की सारी जो है, वो पैसा आ गया लोगों के अकाउंट में। एक परिवार ने, किसी ने बताया मुझे बिहार के एक आदमी ने, कि उसके परिवार में 4 महिलाएं थी तो 40,000 रुपये आ गए उसके परिवार। इमेजिन, बिहार में एक गरीब परिवार में 40,000 रुपये। तो जो एंटी सेंटिमेंट था वो थोड़ा बहुत वो उससे जो है ख़त्म हो गया, दैट वे जो है। और एक बड़ा अच्छा मैंने कहीं पे पढ़ा, किसी ने लिखा कि ये सब तो ऐसे चलता रहेगा। तो उसने कहा कि सदियों से कोई ना कोई अभिशाप जो है बिहार का पीछा कर रहा है। वो धरती जिन 701 क्रांतियों को जन्म दिया, वो धरती आज खुशहाल नहीं है। बिहार के लोग राजनीति में सबसे आगे हैं, लेकिन बाकी सब जगह ऐसा लगता है डेवलपमेंट में कि बिहार ठहर गया है। एक तो अब चुनौती ये है नई सरकार के सामने, डबल इंजन सरकार के सामने, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये देखने का एक विषय है जो निश्चित तौर पे ध्यान होगा वहाँ पे जो है। और है ये कि सबसे बड़ा इसमें जो एजेंडा है डबल इंजन सरकार का,
और बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने का है, एक इंडस्ट्री प्रोन स्टेट बनाने का है जिसे कहते हैं, तो वो सब होगा। लेकिन अभी तक जो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट की बात आप कर रहे हैं वो ज़्यादा बन नहीं पाया। सर, बिहार में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, क्या है इसका मैसेज? इसका मैसेज वुमेन पावर। आप देखिए, मतलब 2.51 करोड़ मैंने देखा वुमेन और 2.47 करोड़ मेल जो है, तो 4-4.25 लाख का डिफरेंस है महिलाओं का, जो कि वैसे गिनती अगर करते हैं तो वुमेन के जो वोट हैं उसमें वोटर लिस्ट में वो 42 लाख महिला कम है पुरुषों की तुलना में। तो वुमेन पावर है, मैसिव वोटिंग इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार बाय वुमेन जो है सबका कारण है। एक कारण और हो सकता है कि 25% मतदाता ऐसे हैं जो गैर दलित हैं बिहार में, वो वोट नहीं डालते हैं ना विधानसभा में ना उसमें, बहुत कम रुचि लेते हैं वो। उनके माइंड में ये कि ये तो बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ क्या करना है। इस बार शायद वोट डाला है उन्होंने, और भी कई सप्लीमेंट्री कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो कारण है वो ये है वुमेन फैक्टर और नरेंद्र मोदी का आकर्षण, उनकी लीडरशिप, उनकी क्राउड पुलिंग कैपेसिटी, ये सब है। सर, मैंने सुना कि पटना में मतदान से पहले कुछ अफवाहें उड़ी थी और जिसकी वजह से मतदान फीसदी बढ़ा, और दूसरा जो प्रवासी बिहारी थे छठ मनाने गए थे वो रुक गए, इसकी वजह से मतदान बढ़ा। ये सही है, अफवाहें मैंने सुनी थी। एक अफवाह तो ये चलाई गई थी उस समय आरजेडी ने कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने जो 10,000 रुपये डाले हैं ये कर्जा है, ये अनुदान नहीं है, सहायता नहीं है, और जैसे सरकार ये ख़त्म होगी हम लोग आएंगे तो ये वापस हो जाएगा, उस जैसे आया अकाउंट उसी अकाउंट से वापस चला जाएगा। इट्स ए फ्रॉड प्लेड बाय नीतीश कुमार एंड कंपनी, ऐसा प्रचार उन्होंने महिलाओं में किया। तो लोग डरे थोड़ा सा कि भागो वोट करो जल्दी से, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। मतदान बढ़ा। फिर दूसरा कुछ ये वहाँ पे हुआ कि भाई इस बार जो चक्कर है SIR का कि जो लोग वोट नहीं डालें उनका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से कट जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो जितने भी लोग बाहर से आए हुए थे या और लोग जो वोट नहीं डालते थे वो एक्टिव हुए सारे के सारे इस बार जो है, और 60-70 लाख वोट कटने के बाद एक्सरसाइज के बाद भी वोट बढ़ा। ये इसका मतलब है कि वोटिंग का परसेंटेज लोगों की इच्छा थी कि यार वोट डालो। और आकर्षण फिर मैंने कहा नरेंद्र मोदी तो एक फैक्टर है, कहीं कि नीतीश कुमार भी फैक्टर है उसके साथ साथ, तो इन्हीं कारणों से ये हुआ। सर, बिहार की एक महिला वोटर को मैंने कहते हुए सुना कि मैं नहीं जानती कांग्रेस को, मैं नहीं जानती बीजेपी को, मैं मोदी को जानती हूँ, मैं मोदी को वोट देकर आई हूँ। ये किस तरीके का भाव है? ये वास्तव में ग्राउंड पे ये फिनोमेना बिल्कुल करेक्ट है। एक महिला नहीं, सैकड़ों लोग आपको, महिलाएं पुरुष भी ऐसे मिल जाएंगे, वोट कांटा नरेंद्र मोदी वोट देगा। पार्टी कौन सी पार्टी का पता नहीं, और पता है फूल का साइन था। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस तरह से हो गए बिल्कुल जैसे एक सिक्के के दो पहलू। भाजपा में नरेंद्र मोदी के अलावा जो वोट डालने आदमी जाता है शायद ही किसी का नाम जानता हो, लोकल उम्मीदवार का भी शायद नहीं जो है। जो रूरल बेल्ट है, मतलब है कि लाखों की संख्या में देश में ऐसे वोटर होंगे आपको, पुरुष महिलाएं, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं। वहाँ जाके भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट डालना है, तो मतदान अधिकारी भी देखता है उनको, बोलूँगा नहीं बोलूँगा, लेकिन इशारा कर देता है ये फूल है, अगर तुम वहाँ डालना चाहते हो तो, वो बटन दबा देते हैं। तो ये फिनोमिना है बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी के साथ है फिनोमिना, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, तो एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के लिए कहा गया बिहार में कि नीतीश कुमार के प्रति बहुत एक भाव है थैंक यू का, लेकिन ये जो वोट पड़े हैं कमल को महिलाओं के, ये महिलाओं के नीतीश कुमार को पड़े हैं या नरेंद्र मोदी को शिफ्ट हो गए हैं महिलाओं के वोट? ये इनिशियली नीतीश कुमार लाया था, लेकिन ग्रेजुअली सारे के सारे ये मोस्ट ऑफ इट जो है ना कहना चाहिए नरेंद्र मोदी को शिफ्ट हो गए। उसका कारण है, एक महिला के सामने दो तस्वीर आप रखते हैं पटना के अंदर जा करके, नीतीश और नरेंद्र मोदी, और कहते हैं किसको वोट दोगे। 100% उसका प्रेफरेंस होगा, आप मान लीजिए 100 में से 80% लोगों का प्रेफरेंस होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देंगे वो। जिसे कहते हैं जाने अनजाने में सही, जब बिना किसी डिज़ाइन के ये नीतीश कुमार का जो महिला कार्ड था आज तो नरेंद्र मोदी को शिफ्ट हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10,000 रुपए का जो नकद सहायता एक वुमेन वेलफेयर जो कार्ड था, इसकी तुलना में तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपए की घोषणा की, लेकिन फिर भी महिलाओं ने ये दूसरा विकल्प अपने लिए क्यों चुना? लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट। नरेंद्र मोदी के यहाँ रिवर्स है बिल्कुल, 100% मोदी की गारंटी, 100% मोदी का चेहरा, मोदी का ट्रस्ट टू सम एक्सटेंट, और थोड़ा बहुत नीतीश कुमार का मान लीजिए। वाइल कंपेयरिंग बिटवीन द टू, नरेंद्र मोदी एंड तेजस्वी, पीपल वोटेड फॉर मोदी, महिलाएं प्रेफर्ड फॉर नरेंद्र मोदी। तो ट्रस्ट का जो क्राइसिस था, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था, वही मेन कारण था कि लोगों ने से भरोसा नहीं किया 30,000 वाली बात पे। सर, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के वुमेन एम्पावरमेंट वाले कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनालिटी और लीडरशिप में ऐसा क्या है जिसने बिहार चुनाव की दिशा ही बदल दी? ये तो एक अनुसंधान का विषय है सच में। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो नारा बन जाता है, वो स्लोगन बन जाता है।
अभी कहा उन्होंने गर्दा उड़ा दिया, तो देखिए देसी शो कर रहे हैं इसके ऊपर। और थोड़े समय में आप देखेंगे देश में अलग अलग चुनाव में अलग अलग में, और बंगाल में जा गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो एक दैविक शक्ति है, दैविक चमत्कार है, दैविक वरदान उनकी वाणी में सरस्वती बैठ जाती है। जो बोलते हैं तो वो सारी हवा का रुख मोड़ देते हैं, उधर दिशा मोड़ देते हैं। एक बात चुनाव में कहेंगे, वो चुनाव भेट जाती है। तो ये जो शक्ति है उनकी प्रभावित करने की, उनका जो भाषण देने की क्षमता है, या जो वाणी है उनकी जो है, वो अद्भुत है। और दूसरा क्या है कि एक पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है, जो मैंने आपसे कहा ना कि अनपढ़ लोग, उत्तर भारत को छोड़िए, आप तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग, वो लोग नरेंद्र मोदी का नाम जरूर जानते हैं, और कोई जानता है कि नहीं। तो है कुछ उसके व्यक्तित्व में ऐसा, जैसे कि गॉड गिफ्टेड ऐसा है कि वो कारण बनता है चुनाव के अंदर जो है। और ये महिला वोट तो एक जगह पे है, और अनुदान 10,000 का एक जगह पे है, अपनी जगह है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो चार्म है, जो आकर्षण है उनकी पर्सनैलिटी का, जो क्रेज़ है, यूँ कहिए, वो इसका कारण है, और वो क्रेज़ हमेशा रहेगा। इसलिए मुझे किसी ने कहा कि जो वोट हुआ है, इट इज़ ए नॉट ओनली ए वोट, इट इज़ ए वोट ऑफ ट्रस्ट फॉर नरेंद्र मोदी एंड टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार, आगे जा करके जो है। तो ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है, ये इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ, मैंने आपसे कहा ना, इज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। कैसे कैसे इतना पॉपुलर कैसे हैं, और हर जगह तो जाते नहीं हो, दिल्ली में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, पर एक सीमा तक ट्रैवल करते हैं ना। वो इलाके जहाँ कभी गए नहीं, ट्रैवल नहीं कर पाया, अभी अब बहुत इंटेंसिवली ट्रैवल नहीं किया, वहाँ भी महिलाएं पुरुष नरेंद्र मोदी के नाम के दीवाने हैं। ये गॉड गिफ्टेड। सर, क्योंकि महिला वोटर्स की इतनी बात हो रही है, तो महिला वोटर्स को लेकर ही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, महिला वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। और इन्हीं महिला वोटर्स को लेकर एक पटकथा लिखी गई। ये पटकथा थी, आपके दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपके लिए काम कर रहे हैं। ये जो केमिस्ट्री थी, इसने किस तरह काम किया, कितना इफेक्टिवली काम किया? बहुत अच्छा काम किया। एक तो यूनिटी का मैसेज गया इसके अंदर कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार एक हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे क्या, जो लोग अलग अलग चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि हम एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, या लोकल लीडर्स अपने हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो सब धुल गया। जो एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि नहीं नीतीश कुमार लाया है इसको, तो महिला वोट को, और ये किया, एक कैंप काम कर रहा था पटना में, इस तरह से जो है वो धुल गया। नरेंद्र मोदी ने बड़प्पन दिखा, आगे बढ़ के कह दिया कि नरेंद्र नीतीश की जोड़ी, आप बताओ क्या है, कोई विकल्प ही नहीं इसके आगे। उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया कि हाँ नीतीश मेरे साथ है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, एक तरह से कहना चाहिए। तो एक डिग्निटी होगी उसके अंदर भी जो है। तो जेडीयू के जो लोग प्रचार करना चाहते थे कि महिला कार्ड हमारा है, वो धुल गया, वो धराशायी हो गया। नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के कहा कि यस, हम वी आर टुगेदर एंड विल वर्क फॉर द कॉज ऑफ द वुमेन, दिस इज ऑल। सर, अब सवाल थोड़ा तेजस्वी यादव को लेकर है। आखिर ऐसा क्या रहा कि तेजस्वी यादव ने जो बड़ा वादा किया था कि हर घर नौकरी, उस पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? अगेन द सेम लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट। और वादा कुछ ऐसा था जो गले नहीं उतरता था आसानी से। 23 लाख कर्मचारी हैं अभी, आप कितने बढ़ा दोगे? 23 लाख को 50 लाख कर दोगे इन ए वे, और क्या करोगे इससे ज़्यादा? उसने कहा नहीं, 2,75,00,000 परिवार हैं वहाँ पे, हर परिवार को एक आदमी को नौकरी देंगे। 6 लाख करोड़ का बिल है साल का, आपकी इकोनॉमी है 3.25 लाख करोड़ की, कहाँ से होगा? बिल्कुल अपेरेंटली जो है ये तो गले ही नहीं उतरा। वो मतलब वो वहीं फ्लैट हो गया, जिसे कहना चाहिए इट क्रैश्ड ऑन रनवे बिफोर इट्स टेक ऑफ, ये वाला जो है तो खत्म हो गया, ये गले नहीं उतरा लोगों के। So at this point, looking at the international perspective, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरह दुनिया में कोई और ऐसा लीडर है जो किसी भी स्तर का चुनाव लड़वा भी सके, जितवा भी सके अपने चेहरे? वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने सोचा नहीं, पर ये फैक्ट है, ये बात तो कोई नहीं है। एक बहुत ट्रम्प बहुत अपनी दादागिरी और बड़ा अहंकार में डूबे हुए थे, वो मेयर का चुनाव नहीं जीता इसके अपने नाक के नीचे, वहाँ पे न्यूयॉर्क में 2 और जगह आसपास चुनाव नहीं जीता इसके, उनकी पार्टी को हार कम देखना पड़ा। और नरेंद्र मोदी ने देखिए, ग्राम पंचायत से लेके एमएलए तक, एमपी तक और मुख्यमंत्री तक, सब उनका वो फोटो लगा घूमते हैं ना सब लोग हैं, और वोट मांगते हैं जा करके। तो पूरे कंट्री के अंदर एक चेहरा, एक पार्टी का ऐसा शायद संसार में पहला देश है जो कि सरपंच से लेके मुख्यमंत्री तक का चुनाव, प्रधानमंत्री तक का चुनाव जिसे कहना चाहिए वो होता है, इस तरह से जो है। तो ये बिल्कुल सच है। इसका दूसरा पहलू ये है कि लोकल लीडरशिप जो है वो इररिलेवेंट हो गई, बिल्कुल कोई रोल ही नहीं किसी का। नरेंद्र मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, स्वीप करते हैं इलेक्शन को, जो है कोई उनका रोल नहीं है। तो वास्तव में हमें मानना पड़ेगा, कुछ लोग कहते थे ना केवल 2 लोग पार्टी चला रहे हैं, तो फैक्ट है ये, 2 लोग पार्टी चला नहीं रहे, 2 लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव को जिता रहे हैं, उसका बेनिफिट आप सबको मिल रहा है 2 लोगों का।
तो विचित्र स्थिति है। ये भारत पहला देश है और भारत में पहली बार हुआ इस तरह से कि नरेंद्र मोदी पॉलिसी बनाते हैं, विजन तय करते हैं, अमित शाह जाते हैं फील्ड के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करते हैं जा करके एक सेनापति की तरह, उसको लागू करते हैं, पार्टी चुनाव जीत जाती है। और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है इसका बेनिफिशियरी वो सारे सरपंच और सारे एमएलए, वो सारे एमपी, वो सारे मंत्री हैं, वो आरएसएस है। और मेहनत और इस तरह अगर आप इस चुनाव को उठा के देखेंगे 10-20% मेहनत, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए चुनाव में गए थे, आदित्यनाथ योगी ने अच्छा काम किया इन्हें, ठीक है ना, और बाकी थोड़ा बहुत नड्डा जी गए, कुछ लोग और गए, राजनाथ सिंह गए वहाँ पे। लेकिन ब्रॉडली अगर आप इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो बिहार का चुनाव जो है ना, उसको अगर कहा जाए फ्रेंकली तो 2 व्यक्तियों की विक्ट्री है। और इसे एक पता और लगता है कि लोकल लीडरशिप जो है, अब भाई जो आदेश आते हैं उससे चलो, जो मैंडेट है पार्टी का उसको लागू करो, लोकल पंचायती मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें टिकट देने का, तुम्हें जिताने की जिम्मेदारी अब दिल्ली ने ले रखी, जो संसार में कोई ऐसा देश नहीं होगा दूसरा जो है। दे आर लकी। पश्चिमी चंपारण प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर वो आखिरी चुनावी जनसभा थी। पीएम मोदी ने मन से कहा कि अब शपथ के दिन ही वापस लौटूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस? दैविक शक्ति, मेहनत, परिश्रम, करेज, कन्विक्शन, कमिटमेंट, वहां से आता है। और वास्तव में कमाल है, अब देखो 20 तारीख को शपथ हो रही है और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मिरेकल, तो उनकी जिन्होंने बहुत मिरेकल लिखे हैं। मिरेकल ये भी है जो कहते हैं वो होता है, और उनका कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। उस दिन गए थे तो उन्होंने कहा, वो सच निकला। अब वो जा रहे हैं शपथ में जो है। नाइस टू सी। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने जब पटना में रोड शो किया था, जबरदस्त भीड़ थी वहां पे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं दिखे। क्या यह महज संयोग था? थोड़ी बहुत एरोगेंस भी हो सकती है और थोड़ी बहुत एक्चुअल बोनाफाइड कारण भी हो सकता है। कहा यह गया कि एक दूसरी जगह पर उनकी पहले से इलेक्शन मीटिंग थी, 2 दिन का दौरा था, 1 दिन का हो गया था, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था, एज पर शेड्यूल था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी के मोहताज नहीं है ना। उनके एब्सेंस से मीटिंग हुई, लाखों लोग आए पटना के अंदर, आपने देखा होगा वहाँ उसके अंदर जो है। तो आते बहुत अच्छी बात थी, नहीं आए तो कोई ऐसी बात नहीं। इसमें कोई ज़्यादा इसको रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नीतीश कुमार सोचते होंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, बाय द वे भी तो मीटिंग हुआ सुपर हिट। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जेन्युइनली नीतीश कुमार बिजी थे कि दूसरी मीटिंग में, इसलिए वो नहीं जा पाए। उनको साधुवाद और पटना की जनता को साधुवाद जो लाखों की संख्या में वहाँ जुटी। सर, बिहार के चुनाव में विपक्षी पार्टियों के MY फैक्टर का जिक्र बहुत हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस MY फैक्टर को ही बदल दिया वुमेन और यूथ के साथ में। ये कैसे वो कर पाए? बहुत मुश्किल काम था ये, RJD से मुस्लिम यादव को अलग करना। और आज मैंने पढ़ा कि जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का इस बार, इसमें जो यादव के वोट हैं, यादव की जो सीट्स हैं, वो बीजेपी के पास ज़्यादा हैं सरप्राइजिंगली। तो इस बात का प्रमाण है ये कि नरेंद्र मोदी है सक्सेसफुली रिप्लेस्ड दैट कार्ड विद दिस कार्ड जो है। इट इज़ प्रूव नाउ एंड इट्स गोइंग टू हैव ए लॉन्ग रीचिंग, फार रीचिंग इम्प्लीकेशन इन द कमिंग इलेक्शंस आल्सो। दैट्स ऑल। सर, बिहार में अगर चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट फैक्टर को लाभार्थी फैक्टर में बदल दिया? ये फैक्ट है, बात है जो है। लाभार्थी की एक अलग कॉन्स्टेंसी बना दी उन्होंने हर स्टेट के अंदर, बिहार में बना दी है। तो महिलाएं जो वोट डालने गई तो धर्म को, संस्कृति, धर्म और कास्ट इन सबको भूल गई। वो अक्रॉस कास्ट हट करके उन्होंने वोट डाला, अक्रॉस जो रिलीजियस लॉयल्टी है उससे हट के उन्होंने वोट डाला जो है। इस तरह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस जो है कास्ट फैक्टर खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए तो। और बाकी बिहार में कास्ट तो है अपनी जगह। अभी अदिति गई थी तो बता रही थी कि वहाँ एक महिला ने, इसने पूछा कि राहुल गांधी को वोट दोगे, तो उसने कहा कि मैं तो जानती नहीं उनकी कास्ट क्या है। तो इसने कहा राहुल गांधी हैं। उसने कहा नहीं, जब तक कास्ट नहीं बताओगे मैं वोट नहीं दूंगी उसको। तो इसका मतलब है कि बिहार में कास्ट तो रग रग में है ना। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि एक्सेप्शन हुआ है। 70 वर्ष पुराना जो कास्ट कार्ड था वो धराशायी हो गया नरेंद्र मोदी के उससे। सारा जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, आप कह दीजिए एज ए टीम जो है ये, उसमें वो धराशायी हो गया। ये फैक्ट है। सर, बिहार चुनावों से पहले बहुत जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के ग्राम कर्पूरी ग्राम से की। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या था? इमोशनल कार्ड था और कर्पूरी ठाकुर प्रति एक सम्मान का भाव था कि चलो चुनाव है, उस जा रहे हैं तो उनको भी नमन करेंगे, उनके परिवार को नमन करेंगे। और आप देखिए उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ जी, वो भी थे, नीतीश कुमार थे, खुद नरेंद्र मोदी थे। और उन्होंने कहा कि उनको भारत रत्न जो हमने दिया है ये सम्मान है, उनका देश का सम्मान है, दैट वे जो है। और उनकी पोती वहाँ पे थी, वहाँ पे तो हैरान थी।
उसने बाद में मीडिया से कहा मैंने कभी सोचा नहीं था प्रधानमंत्री मेरे घर पे आएंगे दैट वे। इट वाज ए इमोशनल और एक कहना चाहिए कि रेस्पेक्ट देने का कार्ड था, जिससे उस पूरे इलाके के अंदर एक मैसेज गया कि ही इज़ ए प्राइम मिनिस्टर हु इज़ सो कंसर्न, हु इज़ सो एट द ग्रास रूट लेवल। गुड मैसेजिंग। सर मैनिफेस्टो में सीतामढ़ी का जिक्र और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में जो चुनावी रैली की, उसका क्या इंपॉर्टेंस और क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस लगा आपको सर? रेलेवेंस रिलीजियस है, आप में कह दें ध्रुवीकरण नहीं कहूँगा मैं, इसको रिलीजियस है। राम को सीता से जोड़ना, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ना, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। 10 महीने पहले अमित शाह गए थे वहाँ, 700-800 करोड़ का बन रहा है, उन्होंने पूजा वूजा कराई वहाँ बैठ करके, ये पूरा बनेगा। तो अब एक बिहार में भी अयोध्या बनेगी, इन्हें भी सीतामढ़ी में जो है, तो सारे इलाके में एक मैसेज जाता है इमोशनल रिलीजियस, इसलिए गए थे वहाँ पे। मैसेजिंग था और खुद का भी था कि चलो एक सीता की जन्मस्थली है तो एक प्रणाम करके आते हैं वहाँ चल के, तो जाके आए वहाँ पे। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन इन चुनाव में गेम चेंजर बना, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये फैक्ट है, ये तो ग्रास रूट वर्किंग की बात है ना, इसके रिजल्ट सामने दिखते हैं उसमें जो है, क्योंकि जो बूथ मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ी बात है, जिसपे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सभी लोग काम करते रहे हैं। अब मैंने सुना कि उन्होंने जो है ना वीसी से 3-4 बार कॉन्फ्रेंसेस करी लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है दैट वे, और मैसेज गया कि प्राइम मिनिस्टर सो कंसर्न। कितनी बड़ी बात है, गांव के एक कार्यकर्ता से, एक वोटर से प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट संपर्क, और फिर उन्हें उत्साहित करना कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ए नाइस एक्सपेरिमेंट इन बीजेपी एंड दैट हैज गिवन रिजल्ट्स। सर आज सभी लोगों के मन में जानने की ये उत्सुकता है कि छठ पूजा के बाद जो बड़ी संख्या में जो प्रवासी पटना में रुके, आखिर उन्होंने वोट किसे किया? देखो प्रवासियों का तो ऐसा होता है कि वोट तो जो उनको लाता है ना वोट देने के लिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो प्रवासी वो जो स्वेच्छा से घर आए थे लौट करके, घर तो आ गए, आप पटना में आ गए, भागलपुर में आ गए आप मान लो, लेकिन वोट किसको दिया ये सवाल है। तो जो आदमी उनको अप्रोच करता है, जो फैसिलिटेट करता है वोट देने के लिए, घर से गाड़ी में बैठा के ले जाता है और करता है, देते हैं। वहाँ से बाहर से आने, कोई आदमी दिल्ली में काम कर रहा है, उसको दिल्ली से पटना आने का टिकट देंगे रेल का, वोट उसको देगा। मुझे याद है 40 साल पहले मैं जब गाँव में था तो हमारे घर में 1-2 वोट थे, तो घर के 1-2 लोग शहर में काम करते थे, तो वो वोट देने आते थे, तो एक माहौल होता था, अभी घर आया आदमी जो है, तो टिकट क्या है, टिकट कोई इनको पॉलिटिकल पार्टी करती थी, उनका आने जाने का नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। तो इसलिए जिस पार्टी ने उनको टिकट का इंतजाम किया होगा, उसका फैसिलिटेट किया होगा, माला पहनाई होगी, वोट उसी को दिए होंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स मस्ट हैव गॉन टू नरेंद्र मोदी एंड टू सम पार्ट मे बी नीतीश कुमार, ऐसा लगता है मुझे। वेरी लिटिल टू पीके एंड ऑल ऐसा। सर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह कैसे जीत के चुनाव? बाहुबली तो देखो चुनाव जीतते ही हैं, वो तो 2015 में जेल में थे, तब भी जेल में रहते चुनाव जीत गए थे। तो पिछली बार जो है वो कन्विक्ट थे, अब तो हट गया कन्विक्शन उनका, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी तो वो चुनाव जीत गए वहाँ पे। इस बार चुनाव लड़ रहे थे अच्छा खासा, तो एक बिंदु बीच में क्या आ गया कि उसके सामने आरजेडी ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उन्हीं की कास्ट का जो है, टक्कर हो गई बराबर की। इस बीच क्या हुआ, एक तीसरा आदमी कूद गया, पीके का जो है एक कैंडिडेट था, वो कूद गया बीच में। वो जो कूदा बीच के अंदर दुलार चंद, ठीक। तो एक इसी बीच में क्या है कि वो जो पीयूष नाम के आदमी को वहाँ पे मिला, पीके की पार्टी का टिकट वहाँ मिला जा करके, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अनंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे जो है, और सामने आरजेडी का आदमी था, तो टक्कर इन 2 के बीच होनी थी। वो तीसरा कूद गया बीच में जा करके, पीयूष उसकी पार्टी का जो है, और पीयूष ने क्या है कि दुलार चंद भी बाहुबली था, इसको अप्रोच कर लिया, तो दुलार चंद उसके लिए काम करने लग गया, पीयूष के लिए। वो पीयूष पिछड़ा था बैकवर्ड के वोट से, इसको लगा कि मेरा नुकसान हो रहा है ये, तो इनके कार्यकर्ताओं में और पीयूष के उस पीके के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ वहाँ पे। सुना है कि झगड़े के दौरान कोई गाड़ी के नीचे आ गया, वहाँ पे जो है गाड़ी नीचे आ गया। फिर ये भी सुना कि किसी ने गोली चला दी, फिर ये मैंने पढ़ा कि नहीं हार्ट अटैक हो गया था उनको। तो वो तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो मृत्यु कैसे हुई कैसे नहीं हुई, तो इस तरह झगड़ा हुआ ये जो है। और बिहार में और यूपी में बाहुबलियों का जीतना कोई नई घटना नहीं है, तो ये भी जीत गए वहाँ पे जो है। और ललन सिंह के कैंडिडेट थे, वैसे देखा ललन सिंह जो है वो एक फोर्स है अपने आप, उनका भी सपोर्ट था उसके पीछे जो है, तो जीत गए चुनाव में। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी दैट वे जो है, तो वो बड़ी कलरफुल कॉन्स्टिट्यूंसी रही कुल मिला के जो है। तो ये सारी घटना रही, तो उनको चुनाव, बाहुबली थे वो चुनाव जीत गए। सर क्या अनंत सिंह का निर्वाचन क्षेत्र मोकामा बिहार चुनाव में तीर्थ स्थल बन गया था? वाकई सही कह रहे हैं आप, सारे पत्रकार गए वहाँ पे
और खूब गाजे वाजे से स्वागत होता था उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोगों का जो है। और सबके मन में ऐसा लगता था कि मुकामा नहीं गए तो हमारा जीवन शायद अधूरा नहीं रह जाए, तो चलो मुकामा चलते हैं। वहाँ पे जो है बहुत से लोगों ने कहा यार एयरपोर्ट नहीं था वहाँ पे, तो जाना पड़ा गाड़ी वाड़ी जिससे गए वहाँ से जो है। तो मन में थी यार एयरपोर्ट होना चाहिए वहाँ मुकामा में, तो जो है तो आकर्षण था उसका जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था वहाँ पे जो है। तो कोई शायद ही ऐसा पत्रकार या मीडिया होगा जो वहाँ नहीं गया होगा, वहाँ पे इससे नहीं मिला होगा। और कोई कहते हैं राजसी ठाट बाट था वहाँ पे, और टीवी में भी दिखाया गया कि ऐसे लाखों लोग खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दृश्य था चुनाव का, मतलब है कि मीडिया के लिए टीआरपी के एंगल से एक अच्छा घटना स्थल था जहाँ पे लोग गए। तो फिर इसीलिए कहा गया कि यार बिहार चुनाव में ये गांव जो है ना इसका एक तीर्थ स्थल बन गया है सबके लिए। ये बात वहाँ से आई। लेकिन सर इन चुनावों में पीके ने भी काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनका खाता भी नहीं खुल पाया। अब भविष्य क्या देखते हैं आप उनका बिहार की राजनीति में? भविष्य तो ये कि अभी तो पिट गए बुरी तरह से, एक भी सीट नहीं आई, 99% लोगों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन निराश नहीं है वो। उनका कहना है मैं तो 10 साल के लिए करता हूँ प्रोजेक्ट पे काम। पहले नौकरी करता था यूएनओ में, तो अभी 10 साल नौकरी करी मैंने। अब जो है 10 साल में यहाँ रहूँगा जो है पटना के अंदर, पटना को लड़ूंगा, बीच में चला जाऊँगा ममता का चुनाव प्रचार करने को, स्ट्रैटेजी बनाने, केरल चला जाऊँगा, चेन्नई चला जाऊँगा। बाकी अदरवाइज मैं फिर यहीं रहूँगा, यहीं रह के मैं करूँगा। और उसके मुद्दे अच्छे थे, उसने मतलब इस टोटल माहौल में उसने अपना ब्रांडिंग बनाया, अपनी इशू खड़े किए, और बिहार के लोगों में एक रेस्पेक्टेड सी बात बनी। पॉलिटिकली पिट गए लेकिन वैसे एक यो मान सम्मान का रहा कि आदमी ठीक है थोड़ा। ये कई लोगों ने कहा केजरीवाल बनेगा, केजरीवाल उसमें बहुत डिफरेंस है अभी, लॉन्ग स्टोरी दैट इज है। तो बहरहाल भविष्य है कि वो पटना में काम करेंगे ऐसा लगता है। पैसे वैसे उनके बहुत खर्च हो गए होंगे जो कमाए होंगे पहले उन्होंने, अब लेकिन फिर जा रहे हैं ममता और उनके करने, तो ही रिकवर हिज लॉसेस दैट वे जो है। तो फिर पैसे वैसे आ जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे बिहार में थोड़ा बहुत जो है, तो काम करेंगे ग्रास रूट पे, ऐसा लगता है मुझे। सर आखिर ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट गए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का आई थिंक इट्स एरर ऑफ जजमेंट। जो सेनापति होगा, सेनाएं कहाँ लड़ेंगी आपकी जो है, तो मैसेज गलत गया उससे। वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, अब पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आई थिंक इट्स एरर ऑफ जजमेंट। और रही चिराग की, तो वो तो दिल्ली वालों के कहने से चलते हैं। दिल्ली ने कह दिया भाई कोई चुनाव नहीं लड़ना, ऐसा मैंने सुना है, काम करो फील्ड में जाके, सरकार बनाओ, पार्टी को जिताओ, तो आ गए वहाँ पे। हैंड इज लकी है ना, इतनी सीटें आ गई उसको यहाँ पे जो है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में एक मैसेज होता है जो नैरेटिव तय करता है। सर इस बार भी जैसे ही चुनाव जीत लिया, कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते देते आखिर में उन्होंने कहा कि गंगा मैया बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब पहले तो ये कि सरस्वती उनकी वाणी पे रहती है। मैंने कहा आपसे उनकी परिकल्पना का, उनके जो कहना चाहिए लिटरेरी माइंड का कोई मैच नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं लिटरेचर के, वो भी नहीं कर पाते हैं। कितना सुपरहिट ये सेंटेंस है, आप देखिए ये कि गंगा मैया लेके जाएगी वहाँ पे बंगाल में जो है, हैं? तो एक तरह से उसी समय ही सारे वोट्स का पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली हो गया। सारा हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज गंगा मैया को नमस्कार करता है। नरेंद्र मोदी गंगा को लेके आ रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया वाराणसी के अंदर जो है ये, तो वही गंगा अब उनको बंगाल लेके जाएगी। तो ये क्या, वही वापस वही बात, सुपरहिट स्लोगन इन इलेक्शन जो है, और मीनिंगफुल है और फैक्चुअली करेक्ट है कि गंगा जाती है होके वहाँ से, और गंगा बंगाल जाती है जो है। तो वन मोर न्यू सुपरहिट स्लोगन ऑफ इलेक्शनिंग ऑफ बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, यही कहा जा सकता है। सर राजनीतिक प्रवेशकों के अनुसार बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत का एक सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावरफुल पब्लिक कनेक्ट भी रहा, और उसके बाद गमछा लहराकर उन्होंने सभी बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। गमछा लहराया उन्होंने, उसको चुनाव का सिंबल बना दिया। अब गमछा क्या है कि आम आदमी के जीवन का हिस्सा है, गरीब आदमी के जीवन का हिस्सा है। नॉट ओनली बिहार, यूपी, आसपास की सारी स्टेट्स में गमछा पहनते हैं लोग, गमछा लेके चलते हैं। तो गमछा है कि पार्टी का सिंबल हो गया, दैट इज है। और फिर वो वहाँ जो उन्होंने शायद बेगूसराय था, कहाँ था, छठ का जो त्यौहार था जिस दिन, उस दिन स्पीच में लोगों को यही कहा और भोजपुरी भाषा में कहा कि मेरा प्रणाम सबको स्वीकार हो। इस वाक्य को उन्होंने भोजपुरी में बोला। वहाँ पे जो है जनता कनेक्ट होती है उससे जो है। फिर क्या मखाने की माला पहना रहे हैं कुछ लोग बीजेपी के आके, उसके बाद क्या जहाँ जाते हैं वैसी वेशभूषा पहनते हैं, कमाल है, वैसी भाषा बोलने लग जाते हैं। पहले बंगाल गए थे तो चेहरा मोहरा ऐसा बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखने लग गए थे एकदम से, देखा आपने हूबहू जो है ये। अब जिस राज्य में जाते हैं वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान उसको ग्रहण करते हैं, तो लोकल कनेक्ट उनका ज़बरदस्त हो जाता है उससे। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि लोकल कनेक्ट भी उनकी पर्सनैलिटी का एक कारण है जो चुनाव की विक्ट्री में ऐड करता है।
सर, नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो अपने सहयोगी घटक को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल नहीं होने देते हैं। तो इस बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी नीतीश सरकार में क्या करेगी? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली द टाइम विल टेल। कि सबसे पहले झगड़ा तो किसी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का होता है, कलेक्टर एसपी की ट्रांसफर लिस्ट को लेकर होता है। तो बीजेपी वाले अब कह रहे हैं हम तो अभी रिमोट कंट्रोल तो हमने बहुत कर लिया 2 साल नीतीश कुमार का, अब तो हम डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना से चाहते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो कलेक्टर एसपी की लिस्ट निकलेगी तो नीतीश कुमार बीजेपी के डिप्टी सीएम को दिखाते हैं कि नहीं। और डिप्टी सीएम अगर डमी हुआ, जैसे पहले सम्राट चला है 1-2 साल डिप्टी सीएम, वहाँ पे कभी कोई बात आई नहीं, इसका मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं कर रहे हैं शायद वहाँ, और अब तक बात सामने आती। कलेक्टर एसपी की पूरी छूट लगाने की छूट, एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ सेक्रेटरी लगाने की छूट नीतीश कुमार को मिलती रही है दैट वे। अब हालात अलग हैं, तो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन फ्यूचर कि नीतीश कुमार जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस का, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसे बीजेपी को कितना अलाउ करते हैं, कितना अलाउ नहीं करते हैं। द ओनली लेट्स वेट फॉर द टाइम। सर, ये कहा जाता है कि जिन एमपी एमएलएज ने कभी नीतीश कुमार को धोखा दिया वो दोबारा जीत नहीं पाए, ये फिनोमेना आप कैसे देखते हैं? ये सही है बात ऐसी। नीतीश कुमार को जहाँ भी वो डिसलॉयल्टी को सेंस कर लेते हैं, ही एक्ट्स वेरी डिसाइसिवली, रूथलेसली। एक बार उन्होंने आरसीपी सिंह IAS अफसर थे, उनके क्लोज थे, राज्यसभा में लाए, मंत्री बनने का वक्त आया तो नीतीश कुमार ने शर्त रखी कि 2 मंत्री बनाए जाएं हमारे केंद्र में। तो उन्होंने नीतीश को कॉन्फिडेंस में लिए बिना दिल्ली का ऑफर स्वीकार कर लिया, मंत्री बन गए वहाँ पे। उनको बुरा लगा, तो बाद में राज्यसभा का टेन्योर नहीं मिला, खत्म हो गया, आगे कोई पद नहीं मिला, तो उन्होंने डिटैच कर लिया अपने आप को। ललन सिंह एक बार अकड़ गए थे इस बात पे कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में कम है, ये वो है, तो उसको भी तरीके से अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष हटा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए। हालांकि ललन सिंह पहले 2010 में एक बार छोड़ के चले गए थे, पर ललन सिंह के एक फोर्स है वहाँ पे, नीतीश कुमार भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ही इज़ एन एसेट, तो उसको वापस लाए वहाँ पे। उसके बाद में जो है 2 MLAs, एक MP हैं जो वो बांका के MP हैं, गिरधारी यादव जो JDU के MP हैं, वो सरकार के खिलाफ बोले, इधर उधर SIR के खिलाफ बोले, अपने लड़के के लिए टिकट मांगा, नहीं मिला, तो फिर लड़के को उन्होंने RJD से टिकट दिलवा दिया, चुनाव लड़े और हार गए फिर वहाँ से। इस तरह दूसरा इशू जो है वो एक भागलपुर MP हैं अजय मांडल जो है, तो उन्होंने कुछ भाषण दे दिया होगा कि जो टिकट वितरण है हमारे इलाके में हमारा से होना चाहिए, नीतीश कुमार अपनी मनमानी करते हैं, ये करते हैं। नीतीश कुमार ने एक नहीं सुनी, और एक नया कैंडिडेट बिल्कुल नीतीश कुमार के लाए, बुल्लो मंडल के नाम का, उसको टिकट दिया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो वहाँ पे जो है MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो व्यक्ति 58,000 वोटों से जीता। तो मतलब क्या है कि नीतीश कुमार इज रूथलेस टू डिसेंट, रूथलेस टू डिसलॉयल्टी इन द पार्टी। और फिर बाद में क्या होता है, जनता का भी, मैंने कहा ना, अभी तक विश्वास बना हुआ है नीतीश कुमार में। अगर नीतीश कुमार ने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो जनता हरा देती है उसको कई बार। ये एक नया फिनोमेना है वहाँ पे। ऑल सेड एंड डन, इसका मतलब ये ऑल सेड एंड डन, नीतीश कुमार स्टिल इन कमांड, स्टिल इन रीजनल कमांड इन बिहार, इसका मतलब ये है। सर, नीतीश कुमार की राइट हैंड और JDU के अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हमारा एक सपना है। इस पर आप कुछ कहना चाहें? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने पढ़ा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने इंटरव्यू दिया इस बात का। तो देखिए, मैंने कहा ना कि रिमोट कंट्रोल के तहत उनका कंट्रोल ऑलरेडी दैट वे जो है, कहना चाहिए ऑलरेडी दिल्ली के पास है। नीतीश कुमार के सबसे करीब है, नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, सब है। लेकिन कोई ऐसी घड़ी आ जाए रात को 2 बजे की फैसला करो इधर के उधर, तो शायद हो सकता है वो दिल्ली के साथ चले जाए। मैं उनके इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या ही सो फार वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस विद नीतीश कुमार विद दिल्ली, दैट इज है। तो उन्होंने पहला सेंटेंस ही कहा कि PM के रूप में तो मोदी है। पहले तो अपनी, जिसे कहते हैं ना एंटीसिपेटरी, या मतलब अपनी सुरक्षा, पहले एक बात कहते समय ये कहो इस बात को कि भाई PM के रूप में तो मोदी है, पहले तो ये स्वीकार करो। फिर आग्रह है उनका उस रूप में कि ये जोड़ी जो है ना, हमारा ड्रीम थी ये कि नीतीश कुमार रहे यहाँ पे, और डबल इंजन सरकार चलेगी। और पिछले 2 बजट में भारत सरकार ने बड़ा, हमारा जो बजट यूनियन बजट है 24-25 का, हमारा काफ़ी शेयर दिया है उसके अंदर जो है। तो कुल मिला कहने का तात्पर्य कि संजय झा का जो इंटरव्यू लॉजिकल है, जिसे कहना चाहिए सेंसिबल है, और वैसे भी उनकी इमेज एक सेंसिबल और लॉजिकल आदमी के, नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार क्लोज जो आसपास के लोग हैं, इसमें संजय झा ऐसे हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो एक तो विम्सिकल नहीं है, बाहुबली नहीं है, टॉक सेंस एंड मोर और लेस ए वैल्यूएबल एसेट टू नीतीश कुमार। तो ठीक कहा उन्होंने।
सर, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के नाते एनडीए के घटक दलों ने जॉइंट मैनिफेस्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सिर्फ 45 सेकंड की। इसे आप कैसे देखते हैं? मैंने पढ़ा कि कोई कहता 26 सेकंड की थी, नीतीश कुमार 26 सेकंड आए, जेपी नड्डा 45 सेकंड आए। तो कोई खास बात नहीं है। बेसिक बात यह है वो इतने बिजी रहते हैं चुनाव में, और यही नरेंद्र मोदी अमित शाह की खास बात है कि नीचे वाली कैडर को इतना बिजी रखते हैं कि एक पल का सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, इसे कहते हैं। तो ख़त्म करके वो भागे, मुझे पटना जाना है, मुझे भागलपुर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो उनका ये था कि आज हमारा ये प्लान लगा हुआ है, ये वेस्ट है। 1 घंटा बोलो पहले, फिर 2 घंटे पत्रकार पूछेंगे, कोई सेंस नहीं है। सबको पता हमारा क्या मैनिफेस्टो है, तो चल दिए वो, तो कोई खास बात नहीं है। सर, एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से इन चुनावों में कई बड़े वादे किए गए, आप किसे बेहतर मानते हैं? बेहतर तो देखो, वादे तो बहुत किए गए। भाजपा का वादा था 1 करोड़ लोगों की नौकरी और महिला, देखा आपने। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जंगल राज के नारे पे चुनाव जीते। वहाँ से वादे अपनी जगह हैं। वुमेन का तो हो ही गया, 1 करोड़ नौकरियाँ जो लगेंगी, ठीक है। एक अच्छा एक पॉजिटिव वादा है, आश्वासन है लोगों को 5 साल में देने का। और क्या मालूम 5 साल में लग भी जाएँ 1 करोड़ नौकरियाँ, आप कह नहीं सकते। इधर जो है इनका वादा तो बेसिकली आरजेडी के वादे थे, 30,000 रुपये महिलाओं के लिए और एक घर में एक नौकरी, उनका आपने देख ही लिया है। तो वादों की लिस्ट तो लंबी है दोनों पार्टियों की। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें बीजेपी ने स्कोर ओवर किया आरजेडी के ऊपर। और क्यों किया? क्यों? नरेंद्र मोदी थे तो उन्हीं 20 वादों में से 2 वादों को छांटा, उस पर सारा कैंपेन किया और चुनाव जीते। तो बीजेपी दिस मैनिफेस्टो वाज ए बिट बेटर। सर, क्या ये सही है कि बिहार में 20 साल पुराने लालू शासन के जंगल राज का जो नारा था इस चुनाव में रिलेवेंट और सुपरहिट रहा? एब्सोल्युटली। नरेंद्र मोदी सुपरहिट स्ट्रैटेजी। एडवाइजर्स हैं चुनाव के, बहुत से लिख के देते हैं भाषण, ठीक है ना। और लिख के दिया होगा उन्होंने कि 1 करोड़ नौकरी है, फिर ये स्मार्ट सिटी है पटना, फिर ये हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था आ रही है देश के अंदर जो है, फिर मेट्रो आ रही है पटना के अंदर, फिर हम ये पुल बना रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं। उन्होंने सबको एक तरफ रख दिया। वो जनता की नब्ज जानते हैं, पब्लिक का मूड जानते हैं। सारे चुनाव का फोकस है एक बात पे कि अगर आरजेडी को वोट दोगे तो जंगल राज के दिन वापस आ जाएंगे, महिलाओं को उठा के लोग ले जाएंगे यहाँ से, अपहरण इंडस्ट्री बन जाएगी। तो सारा फोकस उन्होंने सारे वायदों को एक तरफ रख के ना जंगल राज पे कर दिया, और हिट हो गया जंगल राज का नारा। और क्या कहा अमित शाह, तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार आएगी उसकी तेजस्वी की, तो अपहरण हत्या इनका एक मंत्रालय खुल जाएगा अलग से, दैट इज है। और खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल तक लोग यहाँ के जंगल राज की बातों को भूल नहीं पाएंगे। 15 राज का जो जंगल राज का जो डर है लोगों को आज भी सता रहा है। महिलाएं थी, आयती ने बताया कि एक महिला ने कहा भैया तेजस्वी को कुछ नहीं चाहिए, तेजस्वा कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खाली सुरक्षा चाहिए जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी देते हैं। मेरे को डर है कि वो सरकार आएगी तो मेरे को घर से उठा ले जाएंगे लोग। तो जो डर था लोगों के मन का, उस डर को नरेंद्र मोदी ने उभारा। और यहाँ तक कहा कि अगर ये लोग आएंगे तो आपके बच्चे जो है ना, वो फिर ये कट्टा और ये सब लगाने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, गोली चलाना, क्राइम में उलझ जाएंगे ये। तो उन्होंने झकझोर के रखा पूरी बिहार की जनता को कि बी केयरफुल, डोंट वोट आरजेडी, यू आर वोटिंग फॉर जंगल राज। और ये फॉर्चुनेटली नारा उनका लोगों के गले में उतर गया। तो सारा मैनिफेस्टो एक तरफ, जंगल राज का नैरेटिव वो एक तरफ, एंड प्रूव टू बी हाईली सक्सेसफुल। सर, एक और नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ, कनपट्टी पे कट्टा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उसके बाद वो काफी प्रचलित हुआ। कैसे देखते हैं सर इसे? इतना बढ़िया नारा था। उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कनपट्टी पे कट्टा, मतलब बात वही कही थी, कट्टा ऐसा हो जाएगा ये। तो हमारे एडिटर ने हेडलाइन लगाई सुबह, कनपट्टी पे कट्टा। अरे मजा आ गया। मैंने उसको पता पत्रकारिता सर्वोच्च पुरस्कार हमारे यहाँ, तो 500 रुपये खड़े होकर झुक के दिए उसको जो है। और फिर मैंने उसको रट लिया उस नारे को कि कनपट्टी पट्टा सुपर हिट स्लोगन ऑफ द कैंपेन जिसे कहते हैं, सारा मिला करके जो है। तो उन्होंने कहा ना दैट जो है ये क्या है, कट्टा है, ये है कटुता है, एक तरह से क्राइम है, करप्शन है, और पूरा सारा बना के बताया। तो सुपर हिट स्लोगन था कनपट्टी पे कट्टा, दैट वे जो है। तो नारे घड़ने में तो देखो, मैंने कहा ना, चुनाव के नारे घड़ने में तो सारी एजेंसियां फेल हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्रोफेसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस स्कूल जिसे कहना चाहिए। गुजरात में जब सीएम थे तो बहुत से लोग आइडिया लेके आते थे उन दिनों में, इलेक्शन कैंपेन होता था, हम ऐसे करें ऐसे करते थे। पर नरेंद्र मोदी खुद अपना नारा खुद तय करते थे, इलेक्शन कैंपेन की धारा खुद तय करते थे और चुनाव जीतते थे उससे। इस बार भी क्या है, ऐसा ही है। ये जो स्लोगन है कनपट्टी पे कट्टा है,
ये ऐसा स्लोगन है, गर्दा उड़ा दिया एक तरह से जो है, अनदर सुपर हिट स्लोगन इन दिस थिंग। और ये आगे बहुत लंबे समय तक काम आएगा, इनको कई राज्यों में काम आएगा। भाई जंगल राज का नारा तो आप ममता के भी लगाएंगे ना जा करके, वहाँ भी आप कह सकते हैं कनपट्टी कट्टा, कुछ बंगाली में कुछ और नाम चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा नैरेटिव बदल देंगे उसका जाके। ये सुपर हिट रहा कुल मिला के ये जो है। सर, जंगल राज के नारे से मुक्ति पाने के लिए तेजस्वी ने इस बार लालू यादव को प्रचार से और साथ ही जो चुनावी पोस्टर्स हैं उनसे दूर रखा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ खास नजर नहीं आया परिणामों में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका कारण नरेंद्र मोदी कैंपेन की सफलता। जंगल राज जितना नरेंद्र मोदी ने एस्टेब्लिश कर दिया लोगों के दिमाग में, तो फेल होना ही था। लालू आए चाहे मत आए, पोस्टर में आओ चाहे मत आओ, एक इंप्रेशन ये हो गया कि कौन है, एक्सटेंशन ऑफ लालू यादव। एक दिमाग में तो यही रहा ना, वो बार बार कहता रहा कि आई एम यंग बट आई एम वेरी मैच्योर, जंगल राज कभी नहीं आने दूंगा। लोगों ने सुनी नहीं। सामने कौन था? सामने नरेंद्र मोदी था, उसके भाषण थे और ट्रस्ट था लोगों को, उसमें क्रेडिबिलिटी थी उसकी, तो लोगों ने माना उसको, तो इसलिए फेल हो गई बात। उसका आना ना आना, उसका कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ लालू यादव को दूर रखने का। सर, बाहर ना जाए बिहारी, पलायन रोकेंगे, ये जो वादा है राजनीतिक दलों का, ये आखिरकार पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? इसका तो बेसिक कारण ये कि जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने पूरा फोकस नहीं किया। 20 साल से नीतीश कुमार ही हैं, उन्होंने एक चीज़ पे फोकस कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पे। उनमें उनके 100 में 100 नंबर हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है पटना मतलब बिहार के अंदर, दैट वे जो है। ये जो पलायन इंडस्ट्री है, जो पलायन के इश्यूज थे, इसको सरकारें हैंडल नहीं कर पाई उस ढंग से। आप देखिए, तो कुल मिला के आज मैंने पढ़ा कहीं कि 65% बिहार की जनता ऐसी है जहाँ एक माइग्रेंट है, बाहर गया, घर का बच्चा लड़का आदमी कमाने के लिए जाता है और सैलरी 20-25 हज़ार ज़्यादातर लोगों की। 61% लोग ऐसे हैं बोले जो कि 20 हज़ार की सैलरी में जाते आते हैं। 15 लाख लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेकर के वहाँ जो है। तो उन्होंने कहा ऐसा सोल्यूशन कैसे हो? तो उन्होंने कहा एक तो अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन सोल्यूशन इसका ये है कि बिहार के अंदर ही सस्ती शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा इन लड़कों को अच्छा बनाओ, ताकि बाहर अगर जाएँ भी तो इनको 25 हज़ार नहीं मिले, इनको 50 हज़ार, 75 हज़ार, 1 लाख रुपये सैलरी मिले इनको। तो इस पर सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, एंड आई एम श्योर कि चूंकि रिमोट कंट्रोल सरकार का एक तरह से पीएमओ मॉनिटरिंग करेगा वहाँ की वर्किंग को, तो ये प्लान का मुद्दा है ना, सरकार इसको प्रायोरिटी में टेकअप करेगी। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी ड्रिवन दिस गवर्नमेंट जो है, इसमें शायद अगले साल, 2 साल, 3 साल में ग्रेजुअली जो है लॉन्ग रन में इस मुद्दे का सोल्यूशन होगा। सर, सबकी भूमिका की चर्चा हो ही रही है, तो राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह की स्ट्रैटेजी, उनका ब्लूप्रिंट और इलेक्शन कैंपेन का रोल बिहार के चुनावों में आप कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त रहा। उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया ये कि ही इज़ द ओनली प्रिंसिपल एडवाइज़र, प्रिंसिपल इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट एंड ए ट्रबल शूटर टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बिहार का रोड मैप बना के उनको दे दिया। ग्राउंड पे सारा काम अमित शाह का था। 19 दिन तक गांव-गांव भटकते रहे। आप देखिए 35 से ज़्यादा उन्होंने रैलीज़ की, सभाएं की वहाँ पे जो है, एक बहुत बड़ी रैली भी की वहाँ पे। कुल मिला के 46 मैंने पढ़ा 46 ऐसे इवेंट्स किए टोटल मिला के। और वह शटलिंग बिटवीन पटना के दिमाग में उनको ये भी रहना था ना कि एमएलए क्या कर रहे हैं, संभावित एमएलए क्या करने वाले, नीतीश कुमार क्या कर रहा है, वो सारा भी मॉनिटरिंग करना था। तो कुल मिला क्या है कि उनका रोल बहुत ज़बरदस्त था। अमित शाह ने सिद्ध किया है कि ही इज़ द ओनली प्रिंसिपल एडवाइज़र, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इलेक्शन। और जो टारगेट वो देते हैं उनके मेंटर नरेंद्र मोदी, उनको वो पूरा करके परिणाम देते हैं, परिणाम करके उसको लाते हैं ये। तो ये जो चुनाव है नरेंद्र मोदी की एक और, जिनका 1 मोर कैप इन फेदर ऑफ अमित शाह जो है ये। तो और आप देखिए उसके प्रति कितना प्यार है। अभी कल परसों जो पार्टी हेडक्वार्टर पे जो आदर सम्मान हुआ नरेंद्र मोदी का, तो संबोधित किया नड्डा जी सच एंड सच करके। इनके लिए कहा गया भाई, अमित भाई, ठीक है ना। मन में कितना प्यार था, कितनी एक सहानुभूति का भाव और एक बच्चे या छोटे भाई के प्रति भाव मन में आता है कि भी भाई, इतना प्यार उमड़ा होगा। नरेंद्र मोदी भी इंसान है, वो देखते हैं कि परिणाम कौन ला रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड कौन है, अमित शाह। कोई काम दे दो, हरियाणा दे दो, महाराष्ट्र दे दो, बिहार दे दो, कितना डिफिकल्ट काम था, हैं। कहने को तो प्रभारी बहुत थे सारे, वहाँ 10 लोग थे और 10 लोग भी थे वहाँ पे। एक्चुअल कमान, एक्चुअल फील्ड वर्क, एक्चुअल ग्राउंड पे जो रोड मैप है किसका है, वो मोदी का विजन और एग्जीक्यूशन अमित शाह था, दैट वे जो है। तो भाई अमित शाह तो अमित शाह है। हाँ। सर, इन परिणामों से पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 160 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया गया था। किस आधार पर उन्होंने दावा किया? आधार उनका होगा, लेकिन सही साबित हुआ, बल्कि उससे भी आगे निकल गए। आप सोचिए, खुश तो हुए होंगे नेचुरली,
लेकिन आधार तो देखिए उनका अपना अपना पॉलिटिकल विजडम है ना, एक तरह से रहता है सारा जो है, पर इट क्रॉस इवन 160 जो है। उस समय 160 की बात करते थे, लोग मुस्कुराते थे जो है कि कहाँ आएंगी 160, 125, 30, 35 आ जाएंगी, 132 आ जाएंगी, आई वो हैं। तो आप कह सकते हैं वन मोर इलेक्शन प्रेडिक्शन, क्या कहना चाहिए, ज्योतिष जो है, लेकिन 160 से भी आगे निकल गए। नाइस। सर, बिहार चुनाव के ठीक बीच अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र के संदर्भ में कि हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं। आखिर इसके मायने क्या है? इसके मायने कि रोज की चिक चिक झिक झिक वहाँ की, मैं आज यहाँ चला जाऊँगा, कभी शिंदे कुछ कहते हैं, अजीत पवार कुछ कहता है, कुछ और कुछ कहता है। ये सब बंद करो भाई, क्या है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत आज भी नहीं थी। हम अकेले सरकार बना सकते थे महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी चलो भाई, सबके साथ चलो। तो कह दिया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, चलो भाई तुम भी चलो, राज करो, 2 पैसे तुम भी कमाओ, राज में अपना ठीक करो सिस्टम जो है। उनको कहना चाहिए, अकोमोडेट किया उनको। और आए दिन नई नई डिमांड लेकर आते हैं, तो उनका ये होता है कि देखो भाई ये काम मेरे यहाँ नहीं है, यहाँ झुकने का काम नहीं है, जो मैंडेट है उसको लागू करो, टू द पॉइंट जो है ये। इसलिए उन्होंने, बहुत रेयर स्टेटमेंट था उनका, लेकिन उन्होंने दिया, उनके मन से निकला भाव इस बात का जो है कि मैं साहब बैसाखियों की सारी ज़रूरत नहीं है। वैसे बेसिकली जो है वो लोकल चुनाव के संदर्भ में था। बीएमसी का चुनाव आ रहा है, पूना का आ रहा है, एक और शहर है बम्बई से आगे बड़ा, उस वहाँ का चुनाव आ रहा है वहाँ पे। तो फिर ये तय था कि बीजेपी अपने बल पे भी लड़ सकती है और वहाँ चुनाव हम जीत सकते हैं। तो हमें ऐसे धमकाओ मत, ऐसे बार्गेन मत करो हमारे से। लेकिन वो मैसेज क्या, उसका एक्सटेंशन जो है ना पूरे कंट्री में गया, जहाँ जहाँ एलाइज हैं बीजेपी के साथ सरकारों के अंदर, उनको गया कि बैसाखियों की हमें ज़रूरत नहीं है। सर, अमित शाह जी का जिक्र हो रहा है इसलिए मेरे मन में एक बात आई है। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, वैसे भी शुरुआत से अमित शाह जी मीडिया वाले एक्साइटेड रहते थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खास तौर पे जब जब कोई बड़ा चुनाव आता है उससे पहले, राइट फ्रॉम रिपोर्टर्स टू एंकर्स टू एडिटर्स, सबको ये चाहिए कि अमित शाह जी से बात हो जाए। तो एक वो एक्साइटमेंट का भाव देखा कि अमित शाह जी से पत्रकार मिल लें, क्योंकि वो शायद गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी सवाल हो, उसका जवाब जरूर देते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि पत्रकारों में एक एक्साइटमेंट है अमित भाई से बात करने का? Yes, because he talks sense, he is credible, जिसे कहना चाहिए, he is knowledgeable, and he knows only he can give some exclusive to you people. कोई दूसरा exclusive, तो उस exclusive की चाह में सब पत्रकार जाते हैं। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, for the last 2 years, अमित शाह is a changed person now. पहले उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि नाराज हैं। एक बार कहा भी था उन्होंने कि क्या कोई मेरा चेहरा ऐसा है, चश्मा लगाता हूँ थोड़ा सा नाराज़गी कम दिखती है लोगों को, बाकी मेरे चेहरे से लोग ऐसे समझते हैं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो अमित शाह की इमेज है लो पुरुष टाइप इमेज है, मतलब हार्ड इमेज है, उस तरह की कहना चाहिए भी, रफ एंड टफ इमेज होती है जैसे एक पॉलिटिशियन की। तो वैसे लोग देखते हैं यार, मतलब डरते हैं लोग और खौफ रहता है लोगों उनसे मिलने करने का। बट ये चेंज पर्सन, मीडिया वालों को बड़ी हैरानी हुई सुन के। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट और वेरी ओपन दिस टाइम। वो संजीव श्रीवास्तव बता रहे थे, आप भी बता रहे थे वहाँ पे कि पत्रकारों से 1-1, 1.5 घंटा बैठ के बात कर रहे हैं, वो उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और एक्सक्लूसिव सीक्रेसी की जो लक्षण रेखा है, बस उस पर खड़े होकर के उसके आगे का सब बता देते हैं। वो केवल 1-2% ऐसा होता है जो नहीं बता सकते है। तो इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ बिहार, अमित शाह इज एमर्ज एज ए मीडिया फ्रेंडली, वन मोर मीडिया फ्रेंडली पर्सन। सर, एनडीए के चुनाव प्रचार को आखिर कितना ज्यादा प्रभावित किया जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल, रेखा गुप्ता, केशव प्रसाद मौर्य और बिप्लब देब के कैंपेन ने इलेक्शन के दौरान? मैं सबसे पहले चाहूंगी जेपी नड्डा साहब के प्रचार के बारे में बात करें। वो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है, ऑर्गेनाइजेशन का सारा सिस्टम है, उन्होंने सब सिस्टम को ठीक से रखा वहाँ पे, यहाँ से बैठ के मॉनिटर किया, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्प होती है, असिस्टेंस होती है इलेक्शन में, वो सारी दिलवाई। राजनाथ सिंह जी, हाँ, वो गए, उनका अच्छा था। एक पर्टिकुलर कास्ट बेल्ट है जहाँ पे उनका प्रचार हुआ, 7-8 मीटिंग उन्होंने वहाँ पे करी। ही हैज़ ए गुड रेपुटेशन बिकॉज बिहार इज एडजॉइनिंग टू यूपी जो है वहाँ से, तो इट वाज यूजफुल। योगी आदित्यनाथ, हाँ, ये थोड़ा योगी तो देखो, ही इज अमंग द 3 नाउ क्राउड पुलर्स, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह एंड देन ब्रॉडली योगी कम्स इलेक्शन कंसर्न। और नरेंद्र मोदी इस बात का एहसास है उनको और उसका उपयोग करते हैं, और योगी मन से जाके उन मीटिंगों में भाषण देते हैं, बोलते हैं। और आप देखिए योगी की स्ट्राइक रेट भी देखिए, अमित शाह के आसपास ही मिलेगी आपको, 80, 85, 88% जो है ना उसकी स्ट्राइक रेट है। और ख़ास करके क्या है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या जहाँ लगता है कि ये वोट मुश्किल है, और योगी जाते हैं वहाँ पे जो है, और योगी का मैसेज है। तो मैंने कल पढ़ा कि योगी ने यूपी में भी क्या किया, एक गुंडा राज स्टेट से जो है एक ग्लोबल उसको विंडो बना दिया यूपी को, दैट वे है।
तो इस पूरे चुनाव में अगर हम वैसे अगर काउंट करें इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस के हिसाब से, सो दिस इज नरेंद्र मोदी, देन दिस इज विद इन बीजेपी अमित शाह, एंड देन दिस इज आदित्यनाथ योगी, जैसे कहना चाहिए। ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी ए वैल्यूएबल एसेट इन द पार्टी। धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑफ कोर्स, वो तो कल मैंने देखा है प्रधानमंत्री ने उनको शाल सा को दे के मान सम्मानित किया विनोद तावड़े के साथ जो है। ही इज ए साइलेंट वर्कर। आई थिंक ही फ्यू पीपल हु इज इक्वली क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड टू होम मिनिस्टर अमित शाह, दैट वे जो है ग्रास रूट वर्कर हैं, पहले बिहार में काम कर चुके हैं, लकी हैं, जहाँ जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं, बहुत साइलेंट वर्कर हैं। पूरे चुनाव में आपने उनका नाम नहीं पढ़ा होगा कहीं प्रेस में, दैट वे जो है लो प्रोफाइल। I think he has done very well, and I believe कि some important assignment may be in offering for him। वैसे एजुकेशन उनके पास में क्रिटिकल डिपार्टमेंट है और पार्टी अध्यक्ष की चर्चा चलती है, और अगर if the things go as per schedule, I think he also among the first 3 top contenders। सिया पाटिल जी, हाँ, वो तो देखो he is a master of micro and macro management, very close to prime minister and workable with Amit Shah also। He did a lot of things in Bihar, experimented, और चूँकि उनका पुराना एक्सपीरियंस था, बेसिकली ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, बट जिसे कर्म भूमि कहना चाहिए गुजरात है उनका रोल था, और रोल आप ये कहिए कि एज ए ऑब्जर्वर भी था रोल उनका, दैट वे है। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के 2 लोग हैं, अमित शाह एंड पाटिल, दोनों का वर्किंग अलग अलग है, दोनों का एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है, बट स्टिल दिस पाटिल जो है ना, ही डिड सम गुड जॉब, सम गुड ग्राउंड जॉब विच अल्टीमेटली बेनिफिटेड द बीजेपी इन बिहार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शी इज ए स्मार्ट फेस, अच्छा है, महिला है, अच्छा बोलती हैं, व्यवहार कुशल हैं, और जहाँ जहाँ गई हैं अच्छा था उनका। सबसे बड़ी बात है उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। शी इज़ प्रैक्टिकल, वो ऐसे जैसे कहते हैं ना टिपिकल, शी इज़ नॉट ए टिपिकल वुमेन, जो है पॉपुलर, अच्छा इम्पैक्ट रहा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, हाँ ठीक है, उनका एक अपना टारगेटेड एरिया था, भी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दैट इज ठीक है। यूपी में इस बात की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है कि अमित शाह प्राइम मिनिस्टर ने मेरा सिलेक्शन किया वहाँ के लिए, और मैं चुनाव में जा रहा हूँ, सह प्रभारी बन के कुछ बन के वहाँ पे जो है, तो उसका माइलेज उसको बिहार से ज़्यादा यूपी में मिलेगा जो है। सर, इस पूरे चुनाव में और जिस तरीके से एनडीए ने जीत हासिल किया वो हम सभी ने देखा, लेकिन चर्चा एक पार्टी की अगर है एनडीए के साथ जो है पार्टी एलजेपी-आर की, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की 29 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की है, तो पार्टी के इस प्रदर्शन पर आपका आकलन क्या है? ही इज़ लकी। मैंने पढ़ा कहीं, उसने लिखा था कि ही इज़ अ वन हीरो अमंग ए मल्टी स्टार मूवी, जिसे कहना चाहिए। तो ही इज़ बेनिफिटेड। स्ट्राइक रेट देखिए 80% से ज़्यादा है, 19 सीटों को लाना जो है, और उसकी वैल्यू है वहाँ पे, आप देखिए। और नीतीश कुमार से झगड़ा था उसका पुराना, तो प्राइम मिनिस्टर तो शुरू से चाहते थे कि भी इसको इन करो, ऑन बोर्ड लाओ इसको। पिछली बार इसने सीटों का नुकसान किया था नीतीश कुमार को, तो उन्होंने उस मीटिंग में इसको बुलाया वहाँ पे। इसने प्रधानमंत्री के सामने पांव छू के उनका आशीर्वाद लिया नीतीश कुमार का, तो पैचअप हुआ। तो उसका रिजल्ट सबके सामने है अभी कि नीतीश कुमार को बेनिफिट है, एनडीए को बेनिफिट है, और खुद उसको बेनिफिट है। और ये कहना फिर उसमें जो है उसका जो कहना पर्सनैलिटी उनका जो है वो बढ़ा, जो है कद उनका स्टेचर बढ़ा। तो चीफ मिनिस्टर खुद उनके घर पे गए नीतीश कुमार छठ पे जो है, फिर उसके बाद वो कल उन्हें बधाई देने गए और ये पब्लिकली बयान दिया गया, आई पर्सनली फील नीतीश शुड कंटिन्यू एज द चीफ मिनिस्टर। तो अभी क्या है कि ब्रांडिंग और कोऑर्डिनेशन अच्छा है नीतीश के साथ में, प्लस क्या दिल्ली में अमित शाह नरेंद्र मोदी से अच्छा है। तो अभी तो कह सकते हैं ही इज ए सम सॉर्ट ऑफ ए हीरो इन बिहार पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। सर, क्या चिराग को केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा? और अगर पटना की बात करें तो उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम की कुर्सी, और सर सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली से पटना लौट सकते हैं चिराग? लौटने की बात तो उसमें चली थी, तो उन्होंने कहा था कि चलो पटना, एक नारा लगा था वहाँ पे, लेकिन शायद दिल्ली ने मना किया होगा भी यहीं आप तो काम करो, चुनाव लड़ने से कोई सेंस नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा उनको भी डिप्टी सीएम बन के यहाँ आ जाओ, नॉट फिजिबल जो है। उनकी दूसरी ये मांग हो सकती है मेरे यहाँ से भी एक डिप्टी सीएम दो, पर अमित शाह डिसाइड करेंगे इन द लार्जर पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक तय है कि भाई नाउ ही इज एमर्ज ए इम्पोर्टेंट फिगर जो है पासवान जो है, तो सर्टेनली ही विल गेट सम प्रमोशन इन दिल्ली कि फूड प्रोसेसिंग हटा के कोई इंपॉर्टेंट अच्छा मंत्रालय उनको मिलेगा टू शो हिज कैपेबिलिटीज और मेरिट जो है। तो कुल मिला क्या है कि ये चुनाव जो था उसके लिए एक अच्छा साबित हुआ। सर, क्या जीतनराम मांझी के भी मंत्रालय में कोई फेरबदल हो सकता है? कोई ज़्यादा नहीं, कोई छोटा मोटा इधर उधर, तो ऑलरेडी एमएससी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पर तो कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है। उनके वही हैं जो पहले जीतते थे, वही जीत के आए हैं, कोई ऐसा कोई खास नहीं। ही इज़ अनदर ऑप्शन देन टू सपोर्ट एनडीए, इज़ ओके। कोई छोटा मोटा और लगा दें तो लगा दें, एडिशनल चार्ज कहीं कोई हो तो।
सर किसी भी सिंगल पार्टी से ज्यादा तेजस्वी की जो पार्टी है वो ज्यादा वोट शेयर लेकर के आई, यानी आरजेडी। लेकिन बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो बड़ी मुश्किल से अपनी सीट को बचा पाए, ऐसा क्यों हुआ? ये ट्रेजेडी ऑफ फिगर्स है, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो ये कि वो 143 पे लड़ा तेजस्वी, और सामने वाले 100 पे लड़े, 101 पे लड़े, तो इसका तो वोट ज़्यादा होना ही था जी। एक ये है लॉजिक। अदरवाइज ये फैक्चुअली करेक्ट है कि 23% वोट है सिंगल पार्टी के रूप में इसके पास में, बीजेपी के 20 हैं, जेडीयू के 19 हैं। सो दैट वे अगर देखा जाए सिंगल पार्टी तो इज हाईएस्ट, पर चूंकि अलायंस इनका ज़्यादा बड़ा है ना, ये आप देखिए इस अलायंस का उस अलायंस का मैच नहीं है। उस अलायंस में कर आते हैं तो 36% वोट जो है, इधर आते हैं तो 47% वोट बनते हैं दैट वे। तो ये ठीक है, फैक्चुअली आप जो कह रही हैं करेक्ट है, लेकिन इसका खास रेलेवेंस नहीं है क्योंकि 143 पे लड़ा, वो 100 पे लड़े। जो कंपैरिजन का जो ग्राउंड है, जिसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड जो है, वो नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट ए फिगर। जी सर, तेजस्वी ने कहा था कि इस चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी का बहुत दर्दनाक अंत होगा, पार्टी यानी कि जेडीयू कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन सर जिस तरीके से इस चुनाव में हमने नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत देखी है और जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, क्या लगता है कि ये जो भविष्यवाणी है ये आने वाले दिनों में सच साबित हो सकती है? मे बी ट्रू, अभी तो इट इज़ टू अर्ली टू से। ये बयान जब उन्होंने दिया होगा तो उनके मन में आशंका होगी कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर लाएगी और यहाँ एक शिंदे क्रिएट होगा, 2-3 टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग पार्टी के, एक वहाँ चला जाएगा, एक इधर कहीं और चला जाएगा, जिसे कहते हैं एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। ये सोच कर उन्होंने बयान दिया, उस समय मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब इसकी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि अभी तो इट लुक्स ऑल फाइन। 6-8 महीने बाद जब बीजेपी अपना क्लेम मांगेगी, मान लो साल भर बाद क्लेम मांगेगी, कुछ ज़्यादा हलचल होगी पार्टी में, तो कोई आश्चर्य नहीं। नीतीश कुमार तो वैसे है ना कि क्लाइंबिंग डाउन है ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, उम्र भी है, सब बातें हैं, देर से देर जो है, तो उनकी भविष्यवाणी सही हो सकती है आफ्टर सम टाइम, नॉट नाउ। सर इन सबके बीच भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की अगर बात करें तो वो भी लगातार चर्चा में रहे। अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया तो पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने किया, इस्तीफा दिया। इसको लेकर आप पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी? आखिरकार नोटिस जारी किया, सवाल भी पूछा गया, लेकिन जवाब देने से बेहतर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ही इज ए ब्रिलियंट पर्सन, गुड पर्सन, लेकिन वो एक बात भूल गए कि सरकारी अधिकारी राज से नहीं लड़ सकता, सरकार से नहीं लड़ सकता। बेसिकली तो आप ब्यूरोक्रेट थे जी। आपको इतना बड़ा अवसर मिला तो ठीक है भाई, अवसर मिला तो आप चुनाव हार गए 2024 में, तो आपने कहा कि भाई राज्यसभा टिकट दो मुझे, ऐसा सुना मैंने। राज्यसभा नहीं मिला, फिर उन्होंने इसके लिए टिकट मांगा होगा, एमएलए का टिकट नहीं मिला। एक उनके मन में ऐसी मैंने सुना आशा रही थी कि मुझे पीएमओ में या किसी और बड़े दफ्तर में किसी बड़े मिनिस्टर के साथ में मुझे अटैच करो, उनके साथ में मेरी सीनियरिटी, मेरी प्रतिभा इस तरह की है। वो ऐसा कुछ था नहीं होने का। वहाँ पे जो है PMO इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वेरी कैपेबल पर्सन रीच देयर एंड वेरी कैपेबल पर्सन आर वर्किंग देयर। वहाँ कोई स्कोप नहीं किसी के ऐसे जाने आने का जो है, ऐसा सुना मैंने उसमें कि उनकी इच्छा थी ऐसी। तो कुल मिला क्या हुआ, नहीं बैठा था, फ्रस्ट्रेशन आता है तो गुस्से में उन्होंने कह दिया कि यहाँ 62,000 करोड़ का बिजली का घोटाला हो गया है, इस तरह की बात आई है, तो कौन बर्दाश्त करेगा। तो निकाल दिया पार्टी से, उन्होंने खुद ने फिर इस्तीफा दे दिया आगे बढ़ के। ही एक्टेड सेंसिबली, इस्तीफा दे दिया उन्होंने आके। और फ्यूचर में तो ऐसी बात नहीं है, बस फ्यूचर अब यही है कि भाई ही शुड मेक हिज रिलेशनशिप ओके विद द पार्टी। सरकारी आदमी होकर लंबे समय तक आप सरकार से नहीं लड़ सकते। जी सर, किसी वक्त लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य घर छोड़ते समय बहुत इमोशनल नजर आई और इमोशनल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। सर क्या अब इस पर राजनीति होगी, पटना में भी, दिल्ली में भी? और सर सवाल ये भी है कि आखिर ये जो स्क्रिप्ट है उनको लेकर ये लिख कौन रहा है? सर साथ ही एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, क्या उन्हीं की तरह अब इनके भी जो कदम है वो बीजेपी की ओर बढ़ेंगे? पहले सवाल का सेकंड पार्ट का जवाब दे दूं आपको। 100% शी इज़ मूविंग टुवर्ड्स बीजेपी। बीजेपी में रेड कारपेट है, उसके लिए भी उसके भाई को तो ले लिया है, उसने एनडीए का सपोर्ट कर दिया एक तरह से। देख, एक उसको वाइस सिक्योरिटी भी कुछ दिनों पहले दे दी थी, और लोग खुद जाते हैं गेट पे नॉक करते हैं, तो क्या करें वो दैट वे जो है। तो लगता है मुझे नॉक करने वाली हैं। कहने को उन्होंने ये भी कहा मेरी 3 बहनें और भी छोड़ के आ गई हैं, कोई सेंस नहीं उस बात के अंदर, खुद ने छोड़ा। ये अनफॉर्चुनेट घटना है। सबसे बड़ी बात है उसने जो बयान दिए ना वो बहुत इमोशनल है और सारे देश की महिलाओं को झकझोरने वाले हैं। जैसे उसने कह दिया कि मुझसे मेरा मायका छुड़ा दिया, मुझे अनाथ बना दिया, वेरी टची स्टेटमेंट्स। तो ऐसा लगता है कोई मास्टरमाइंड आदमी, ब्रिलियंट ऑथर जो है ना, राइटर, इसकी स्क्रिप्ट को लिख रहा है, उसके पोस्ट की जो है। आई सैल्यूट टू दैट पर्सन हुसोएवर इट इज़ जो है ये। तो वो रिमोट कंट्रोल पे है,
ऐसा बयान की जो बात चलते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है घटना, एक महिला के नाते सहानुभूति है, बाकी पारिवारिक मुद्दे हैं। ये तो एक पक्ष है ना, उनका पक्ष क्या है किसी को पता नहीं है, दैट वे जो है। लेकिन फिलहाल वो मीडिया की हीरो है, जिसे कहना चाहिए, सारा मीडिया उसको फोकस कर रहा है, और देर से ऐसा लगता है और लोगों की तरफ वो भी उसके कदम बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जी सर, आखिर लंबे समय तक हमने देखा इलेक्शन में किस तरीके से सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी में तेजस्वी यादव के चेहरे पर आम सहमति नहीं बनी लंबे समय तक। अब सर जब इलेक्शन हुआ तो क्या आपको लगता है कि कितना नुकसान इससे महागठबंधन को हुआ? नुकसान तो होता ही है। देखो, आपका सीएम फेस ही क्लियर नहीं है। 17 दिन तक आप घर बैठे रहो, दोनों राहुल गांधी विदेश घूमते रहे और तेजस्वी घर बैठा रहे कि मेरा फेस डिक्लेयर नहीं हुआ। नुकसान तो होता ही है। लेकिन अब क्या है, तो इस बार तो आंधी थी, सुनामी थी नरेंद्र मोदी की, टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार की, तो कहाँ टिकते। तो उनको कोई ज़्यादा अफसोस इसका नहीं होना चाहिए कि मैं डिले हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स एज ए पार्ट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट उसको बहुत पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था। हाँ या ना में जो भी है फैसला पहले होना चाहिए था। डिले हैज़ बीन देयर। सर, चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की हार के बाद अब पूरे बिहार में ये चर्चा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी में से एक दूसरे को किसने निपटा दिया। ये सवाल हर कोई अब सोच रहा है, इसका आकलन भी कर रहा है। इसी के साथ आगे एक सवाल और से जोड़ूंगी कि फोन पर ऐसी कुछ जानकारी थी कि दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर तल्खी हुई है, जो बात नहीं बनी आपस में, वो क्या रही हो? 2 सवाल हैं आपके। जी सर। पहले मैं पहले का जवाब दूंगा आपको दैट वे। पहला आपने कहा किसने किसको निपटाया, तो टिकट वितरण जो से कांग्रेस वाले भड़के हुए थे, माहौल अच्छा नहीं था, और शुरू से ही राहुल गांधी का थोड़ा सा इसके प्रति एक डिस्टेंस का भाव था, बिकॉज ऑफ इमेज क्राइसिस, बिकॉज ऑफ जंगल राज क्राइसिस, ये सारी बात थी। तो पोस्टर जो बने तो उसमें इसका राहुल गांधी का फोटो ही नहीं लगा, वहाँ के बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का फोटो ही नहीं लगा, केवल तेजस्वी का लगा, तेजस्वी प्रण करके। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो अनाउंस हुआ, तो वहाँ पे न तो ये कृष्ण अल्लारू एक नया आविष्कार है राहुल गांधी का, वो वहाँ पे थे, वहाँ पे प्रभारी हैं वो नहीं थे वहाँ पे, और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे, तो तेजस्वी को बुरा लगा। उसके बाद फिर जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ तो भी राहुल ने तेजस्वी प्रण को एंडोर्स नहीं किया, हर घर में नौकरी को उन्होंने एंडोर्स नहीं किया एक तरह से जो है। फिर एक बार क्या हुआ कि एक बयान देते थे राहुल गांधी ने कहा कि देखो मैं तो पूंजीपतियों के घर नहीं जाता, मुकेश अंबानी का मुझे निमंत्रण आया था, मैं तो नहीं गया वहाँ पे जो है। तो उनको पता था कि ये लालू परिवार पूरा गया था वहाँ, अखिलेश यादव भी गए थे और स्पेशल प्लेन लेके गए थे वहाँ से, भाग ले, वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाए थे। तो जब ये बयान दिया राहुल गांधी ने पब्लिक स्पीच में बोलते समय, तो तेजस्वी का चेहरा देखने लायक था कि क्या कह रहे हैं, यह है क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अनकॉल्ड फॉर, कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे धारणा बनी। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी सीटों पे फ्रेंडली लोग खड़े हो गए, तो आम धारणा अभी भी लोगों की ये है कि भाई, और जो यहाँ से लोग गए थे, इवन अशोक गहलोत तक गए थे, उनका फीडबैक उनके पास से लोगों का ये था कि यार ये तेजस्वी तो कांग्रेस वालों को हरा रहा है ग्राउंड में जो है, इस तरह का। तो ये इंप्रेशन था वहाँ पे किसने किसको निपटाया, लेकिन फैक्ट है दोनों निपटाया तो है एक दूसरे को। फ़ोन पे मैंने सुना ये कि भाई राहुल गांधी ने एक दिन फ़ोन किया तेजस्वी को कि टिकटों का तय करो, टिकट वितरण तय करो, नुकसान हो रहा है, टेक ए कॉल जो है। तो बातचीत में कुछ तल्खी आ गई, दोनों यंग ब्लड हैं, कोई बातचीत ऐसी आ गई। तो मैंने सुना कि तेजस्वी ने कह दिया कि ठीक है फिर आप अकेले चुनाव लड़ लो, हम भी अकेले चुनाव लड़ लेते हैं। तो राहुल गांधी बहुत अपसेट हुए, उनकी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो देन राहुल गांधी रश टू हेडक्वार्टर्स। सर, इसी के साथ दोनों के बीच में, तेजस्वी और राहुल के बीच में ये जो संवादहीनता रही, यानी कि कम्युनिकेशन गैप एक तरीके से देखा गया, पूरे चुनाव में देखा गया, इसमें सोनिया गांधी की भूमिका कहीं ना कहीं मानी जाती है इस गैप को सुलझाने में। क्या आपको लगता है कि ऐसा रहा? सोनिया गांधी चिंता भी उनको कि तो टूट जाएगा गठबंधन, तो ये तो शी रहेंगे अब लालू यादव, और उसके बच्चे हैं तो आपस में लड़ लेते हैं, हम तो मैच्योर हैं और हमारे 30 साल के रिश्ते आज के थोड़ी हैं, तो लेट्स मीट एंड फाइंड आउट क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने वही बात कही कि एक तो तेजस्वी को इमीडिएटली डिक्लेयर करो सीएम फेस जो है, और ये कृष्णा अलूरू इसको हटाओ, कोई सेंसिबल आदमी लगाओ जो बिहार को जानता हो यहाँ पे, और एक कंप्लेंट्स हैं लोग पैसे खा गए टिकटों में, इसकी जाँच वाँच कराओ आप थोड़ा सा। सोनिया गांधी एग्रीड फॉर ऑल दिस, और उन्होंने कहा मैं एक सीनियर आदमी को भेजती हूँ पटना जो है। फिर सीनियर आदमी गया वहाँ पे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोनिया गांधी के दूत बन के हमेशा की तरह, हाँ। और जो कांग्रेस के ट्रबल शूटर कहे जाते हैं अशोक गहलोत गए और फिर उन्होंने सब सॉर्ट आउट करवाया। हाँ, उन्होंने करवाया, और ये बहुत सुखद आश्चर्य था कि इंस्पाइट ऑफ पायलट इंसिडेंट, और वो जो उसमें सारा राजस्थान में हुआ था, सोनिया स्टिल ट्रस्ट अशोक गहलोत एंड स्टिल फील्स के ही इज़
among very very few person in the Congress who can handle such situations. तो इसे एक मैसेज और क्लियर गया है कि राजस्थान में 2028 में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो गहलोत इज अगेंस्ट सोनिया चॉइस। सोनिया गांधी ने इंस्पाइट ऑल दिस जो है उनको बुलाया, उनको सबसे सेंसिटिव काम ये जो है ये सौंपा। तो पटना गए वो, जाके लालू यादव से 1-1.5 घंटा उनकी बात हुई। तो लालू यादव ने यही बातें कही उन्होंने सोनिया गांधी से कही थी, उन्होंने मान ली। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें डिक्लेयर हो गया कॉमन कैंडिडेट तेजस्वी यादव, और वो कृष्णा अलगुरी था उसको यूथ कांग्रेस इंचार्ज पर से हटा दिया, कहीं और लगा देंगे, कर देंगे जो भी है उसको। तो पैसिफाई हो गया पूरा का पूरा लालू यादव और वो जो है तो अशोक गहलोत आ गए करके उसको। अब बाद में है ना पॉलिटिक्स है ये तो पॉलिटिक्स में तो हमेशा विरोध रहता है ना। तो राजस्थान में क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत का चलता था, अब दिल्ली में भी अशोक गहलोत और कोई न कोई इस तरह की वॉइस ऑफ डिसेंट होगी वहाँ। तो उसने भी ये आला कमान में कहा साहब ये क्या हुआ, ये तो सरेंडर करके आ गया अशोक गहलोत को, 9 सीटें छोड़ दी, 61 में से 15 सीटों पे तो वो फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं आके। बट सोनिया डिडंट लिसन ऑल दिस थिंग्स। तो रेलेवेंट स्टोरी ये है कि अशोक गहलोत को जो काम दिया गया था तुम इसको सरेंडर को या कुछ भी करो, वो उसको करके अच्छे से आ गए वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली चुनाव हार गई पार्टी। तो कल अशोक गहलोत को खड़गे ने बुलाया था, शायद उनसे बात हुई होगी, लेकिन बात क्या करो जब तक राहुल गांधी किसी की बातों का मतलब नहीं है दैट वे जो है। तो अभी तो लिमिटेड बात नहीं थी कि अशोक गहलोत को जो काम सौंपा गया था उन्होंने उसको अच्छे से किया। एंड सोनिया स्टिल ट्रस्ट अशोक गहलोत। सर वर्कर्स के लिए ये जो हार है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, मतलब शर्मनाक लेवल की हार है। लेकिन उसके बावजूद मेरा खुद का पर्सनली आपसे ये समझना है, आला कमान का जो रिएक्शन आया हार के बाद, या राहुल गांधी क्या कभी इतनी हार के बाद कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? लगता नहीं ऐसा। मुझे ये भी लगता है उनको शायद इसका एहसास ही नहीं होगा कि क्या डिबैकल हो गया है बिहार में, इतना बड़ा डिबैकल हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मीटिंग हुई, वो कहीं मस्कट या कहीं थे तो माँ ने बुलाया होगा पार्टी प्रेसिडेंट ने। इन द सेंस पार्टी प्रेसिडेंट मीन्स प्रैक्टिकली पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने जो है उनको बुलाया, वो आ गई, मीटिंग हुई। वही जो 4 आदमी बैठते हैं मीटिंग में, वो आदमी बैठे, केसी, अजय माकन, ये खड़गे, राहुल गांधी। तो मैंने सुना कि लालू यादव और उनसे बात हुई तेजस्वी से, और एक जस्ट एक फॉर्मल जैसे होता है, एक समझ लो भी हिंदी में एक दूसरे के दुख सुख बांटना, आपस में समझो, या हार फेंकती है कि बैठक टाइप होती है, जैसे अफसोस जाहिर करते हैं सब लोग कि यार बुरा हुआ, चलो मिलके काम करते हैं, दैट वे जो है। लेकिन आपका सवाल है कि क्या राहुल प्रायश्चित करेंगे या वो करेंगे, आई डोंट थिंक ऐसा उनके वर्किंग इस तरह का है नहीं, अलूफ रहने के हिसाब से है। तो मीटिंग हो गई, फ़ोन वोन हो गए, अशोक गहलोत को कल बुला लिया, वो भी जाके आ गए। असली मुद्दा वही है, जब तक राहुल गांधी विल नॉट स्टार्ट एक्टिंग एज पर द प्रोसीजर जिसे कहते हैं, तब तक ये सारी बातें आयुआशी रहेंगी। आज बिहार में आ रहे हैं, कल को आसाम हार जाओगे, फिर बंगाल हार जाओगे। तो इशू इज़ लार्जर मोर देन द कांग्रेस रिएक्शन। तो लेट्स सी अब जयराम रमेश, अजय माकन, पवन खेड़ा कितना कर पाते हैं उसके अंदर, ऑल सेड एंड डन। तो इट इज़ टू बी सीन। और सर लालू या फिर तेजस्वी का रिएक्शन क्या रहा, उन्होंने क्या कहा जब ये मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका एक बार फिर टूट गया उसके बाद? उन्होंने यही कहा भी ईसी रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्शन कमीशन, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। बंगलिंग हो गया एसआर में, घपला हो गया है और हम चुनाव हार गए हैं। 80% की जो रेट है, 88% की जो स्ट्राइक रेट है, हमने जीवन में नहीं सुनी। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी, उन्होंने और कांग्रेस दोनों ने एसआर को सौंप दी है, मतलब इलेक्शन कमीशन के माथे उसको डाल दिया है। और कांग्रेस ने फिर ये भी कहा कि हम 12 राज्यों के लोगों को बुला के 18 तारीख को मीटिंग करेंगे, एसआर का विरोध करो, संगठितों का विरोध करो, क्योंकि एसआर का काम चल रहा है मालूम आपको, जो है वो फरवरी में कंप्लीट होगा सारा जो है। तो बस इस तरह का रिएक्शन दिया उन्होंने। ही मस्ट वेरी अपसेट। 48 घंटे तो तेजस्वी बाहर ही नहीं आए, सदमा इतना बड़ा था। प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा है कि जो हार इतनी बड़ी होती है तो उभरने में कई महीने लग जाते हैं आदमी को। तो तेजस्वी को भी कई महीने लगेंगे खड़ा होने में, समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या ये। तो इनिशियल इलेक्शन तो क्लूलेस है वो भी। पर उसके मन में एक बात का अफसोस ज़रूर है कि अरे कांग्रेस ने मैचिंग सपोर्ट नहीं दिया हमको। जैसे एनडीए में क्या है, बीजेपी ने मैचिंग सपोर्ट दिया जेडीयू को, वाइस वर्सा। तो मेरे यहाँ कांग्रेस का सपोर्ट मुझे वैसा नहीं आया जिससे मैं खड़ा होता। इट्स अ वन वे ट्रैफिक लाइक दिस, ऐसा उनका मानना है मन में जो है। सो ठीक है सर, इस पूरे माहौल में राहुल गांधी की स्विच ऑन स्विच ऑफ पॉलिटिक्स की, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करो, अब आप कुछ हो नहीं सकता उसमें। उनका ये कि अब जैसे एसआर का पूरा आंदोलन चला, जब वक्त आया
तो नहीं थे अवेलेबल, चले गए। अब इस चुनाव में जो है रैली करी, 15 दिन तक वहाँ यात्रा करी उसके साथ, तेजस्वी के साथ में। अचानक फिर वहाँ चले गए दक्षिण अफ्रीका। मैंने पढ़ा कि कोलंबिया कॉफ़ी है, उसकी बारीकियाँ समझने का आगे मैं देखता हूँ। मतलब लीव पे, वैकेशन पे चले गए एक तरह से। आप बताओ, इलेक्शन कैंपेन अपने टॉप पे है, आपने यात्रा ख़त्म करी है, आप 15 दिन बाहर चले गए ऐसे टाइम पे। ऐसा थोड़ी होता है किसी इलेक्शन के अंदर, 15 दिन चले जाओ बाहर आप। फिर मतदान से पहले फिनलैंड चले गए, चलो भी कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है। फिर जर्मनी जा रहे थे, फिर कहीं मस्कट आ गया, फिर बुला लिया सोनिया गांधी ने, यहाँ आ गए। तो कोई मज़ा नहीं है बात करने का जो है। तो इसी अनिश्चितता के माहौल में कौन बात करेगा और कौन कैसे क्या करेगा, तो इसलिए है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ है। तो लेट्स ओनली विश, कांग्रेस ओनली विशेस दैट वे, जैसे अपन कहते हैं कि भी इनका ठीक हो जाए, कुछ आपस में हिसाब किताब जो है, कम्युनिकेशन नॉर्मल हो जाए। राहुल गांधी स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बस कांग्रेस वाले ये दुआ कर रहे हैं। सर, और इस पूरे चुनाव में वोट चोरी अभियान बहुत जोर शोर से उठाया गया, इसका असर चुनाव में कितना रहा, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस ने उठाया था, राहुल गांधी ने उठाया था, असर कैसे होगा? 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी, कभी आपत्तियां लाओ, कोई नाम वोटर का जोड़ना है बताओ, हटाना है तो बताओ। अपील ही फाइल नहीं की किसी ने। पता लगा राहुल गांधी कहाँ हैं, विदेश में हैं। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनको फ़ोन करने की कि सर क्या करना है इसमें। इलेक्शन कमीशन की डेट आ गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ नहीं, फाइल नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने पलट के कहा, मैंने अखबार में पढ़ा, इसी हिट्स एट राहुल एंड आस्क्ड हिम व्हाई डिडंट यू फाइल द अपील। जो है ये अपील ही फाइल नहीं करी, तो सारी बात ही खत्म हो गई, आपका सारा कन्विक्शन ही खत्म हो गया उस बात का जो आपने मीडिया में सबके सामने कहा था। अब क्या कहो इस पे कोई, दैट वे जो है, दिस इज ऑल। सर, और चुनाव के वक्त ही कांग्रेस का सीताराम केसरी को याद करना, ये भी आप कैसे देखते हैं? ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, यूँ मानिए। अब 25वीं वर्षगांठ थी उनकी, तो पार्टी में 24 अकबर रोड पे जो है श्रद्धांजलि हुई, सब हुआ, अच्छी बात है। जब जिंदा थे तो थोड़ा सोनिया गांधी से खटपट हो गई थी, लोगों को लगा था कि सोनिया गांधी रिप्लेस करना चाहते हैं। उधर जो है देवगौड़ा ने उनको ऑफर दिया था कि मेरी सरकार मत गिराओ, मैं तुम्हें राष्ट्रपति बना देता हूँ, ऐसा तारिक अनवर ने कहा पिछले दिनों, दैट वे जो है। तो कुल मिला के क्या है कि चलो, फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा, उन्होंने अटैक किया, तो मौका छोड़ते नहीं है ना। देखिए मशीनरी जो है पीएमओ की इतनी स्मार्ट और इतनी एक्टिव है कि कोई बयान आता है, कोई घटना होती है, 1 मिनट में वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचती है। तो जैसी घटना आई, कांग्रेस ने उनको याद किया, स्मृति काल क्या किया, श्रद्धांजलि दी, इमीडिएटली बयान आया कि जीवन काल में तो आपने उन्हें अपमानित किया था, आज आप श्रद्धा कर रहे हैं, उससे क्या मतलब इस बात का। तो पिट गया उनका जो था एक तरह से जो है। तो कुल मिला के अच्छी बात है, उनको याद किया, दैट्स ऑल। सर, कांग्रेस के चुनाव परिणाम देखकर ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल दिया गया है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ दिया था इस बार, और इसके परिणाम फिर क्या होंगे? देखो, सब कुछ छोड़ने का तो इस बार की बात, तो जन्म से जब से राहुल गांधी सब उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये, मैंने पहले भी कहा था ना, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू राहुल गांधी, कि राहुल गांधी इज एन एसेट एज वेल एज ही इज ए लायबिलिटी इन द पार्टी। कांग्रेस राहुल के बिना भी नहीं चल सकती, राहुल के साथ भी नहीं चल सकती। ये डिलेमा है कांग्रेस का, कई सालों से चल रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा। जब विदेश चले जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है पूरी पार्टी छुट्टी पे चली गई है। कम्युनिकेशन का इशू है ना। आज विदेश चले गए हैं, मान लो अशोक गहलोत की बात करना चाहें तो 4-6 बार फ़ोन लगाने पड़ेंगे सुबह, तब इतने सीनियर आदमी को भी अगर करना पड़ेगा तब भी ढूंढना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन जब तक नॉर्मल नहीं होगा राहुल गांधी से, पार्टी के फंक्शनरीज का, पार्टी के लोगों का, ठीक है ना, 1-2 लोगों की एक्सेस है, मान लो अजय माखन की एक्सेस हो गई फॉर ए मोमेंट मान लो, तो जयराम रमेश नहीं कर पाएंगे, या पवन खेड़ा उतना नहीं कर पाएगा, और जो लोग हैं, जब तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी डे टू डे एज ए कॉमनर जो है, तब तक पार्टी कैसे उठेगी वहाँ से। तो वो उत्तराधिकारी तो वही है पार्टी के, सोनिया गांधी उत्तराधिकारी वही है, मैंने कहा। और पार्टी छोड़ के जाने का कोई किसी का कोई ऐसा इशू अभी उस तरह से नहीं होता, रिस्की है मामला जो है। तो कांग्रेस तो भाई ऐसे चलेगी, जैसे कहना चाहिए कि एक आदमी ने मुझे कल ये कहा कि भाई आप तो ये कह दो कांग्रेस भाग्य के भरोसे है। तो लेट्स कंक्लूड। सर, मल्ला वोटों को आकर्षित करने के लिए महागठबंधन के मुकेश सैनी कार्ड आखिर क्यों फेल हो गए? और सर सवाल ये भी है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के हाथों क्यों मुकेश सैनी अपमानित हुए? भाग्य, ट्रेजेडी, अनफॉर्चुनेट, ऑल सिंपैथीज टू साहनी जो है। 15 सीटें उसको मिली थी।
ठीक है। और राहुल गांधी खुद चाहते थे कि इसको पार्टी में ऐड करो यार, इस महागठबंधन में लाओ इसको, मल्ला वोट्स को इस बार एनडीए से अपन यहाँ पे लाते हैं। तो मनहार करके उसको लाए एक तरह से, जो है 15 सीटें दे दी। बाद में मालूम पड़ा 2 पे आरजेडी के लोगों ने पर्चा भर दिया जाके, वहाँ से निकल गई। फिर एक में क्या है, जो पर्चा कैंसिल हो गया उसमें जो है, एक में फिर कोई फ्रेंडली कंटेस्ट में खड़ा हो गया, तो 4 सीटें निकल गई, बाकी रह गई 11 सीट। अब 11 सीट पे वो लड़े मुकेश सहनी, और सब पे हार गए। उसका भाई था, रियल भाई, उसकी सीट पे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया आरजेडी से, खूब मनाया उसको, वो माना ही नहीं, उसने पर्चा ही वापस नहीं लिया। तो मैसेज चला गया कि भी आरजेडी वाले जो है, ये मतलब जो पार्टी है इनका जो है ग्रुप जो है, ये एक मुसलमान के लिए हिंदू को अपमानित कर रहे हैं। तो मल्ला और नाराज हो गए, और इसको सन ऑफ मल्ला कहा जाता है सानी को। तो मल्लाओं का वोट भी लगता है एनडीए में चला गया। अनफॉर्चुनेट, मतलब वो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक कुछ डिसेंसी डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। इस तरह ह्यूमिलेशन और सब पब्लिकली नहीं होना चाहिए, नॉट ए गुड थिंग। तो सर क्या इस हार के बाद ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा महागठबंधन? देखो अभी तो इमीडिएटली तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, ऐसा लगता है। यूपी का चुनाव आ रहा है और कुछ आ रहा है इस तरह से, लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं है। अब जो गठबंधन था तभी तो चर्चा आ रही थी, एक दूसरे में निपटाने में लगे हुए थे, तो आगे भी कुछ ऐसा रह सकता है। अब बात यह है ना कि बिना कांग्रेस के भी अगर बीजेपी को हराना है, बिना कांग्रेस के हो नहीं सकता। और कांग्रेस कैसी है ये आपके सामने है, इसे बीजेपी को भी हरा ही नहीं सकते आप। जब तक टावरिंग लीडर कांग्रेस में नहीं और कांग्रेस बराबर का उस तरह से टक्कर नहीं दे, गठबंधन बनेगा ही नहीं दैट वे। तो गठबंधन एक क्या है कि एक पेपर फॉर्मेलिटी रहेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन का नींव भी बिखरे, कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई मतलब सेंस नहीं है उस बात का जो है। ये बिखर जाएंगे तो बिखर जाएंगे, नहीं बिखरेंगे अच्छे रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने इनका बिखरना न बिखरना कोई मायना नहीं रखता। सर लेकिन वादा करने के बाद भी तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 2 सीट नहीं दी, तो सर क्या इसका असर भी अब झारखंड सरकार पर दिखेगा? पड़ सकता है। देखो हेमंत बेसिकली नाइस गाय, कंपेरेटिवली ऑनेस्ट पर्सन और शरीफ आदमी है, जैसे सुनते हैं, मतलब मिला नहीं कभी। 20 साल पहले कभी शायद मिला था बिहार में, ईटीवी में जब जाते थे दैट वे जो है। तो उसने सज्जनता से ये चुनाव, उनका चुनाव हो रहा था वहाँ पे रांची में, तो आरजेडी को 6 सीटें दे दी, 6 मांगी 6 दे दी उन्होंने, वो 4 जीत गए वहाँ पे। और उस 4 में से मंत्री बना रखा उन्होंने, उसको इंडस्ट्री मिनिस्टर बना रखा है, इतना इंपॉर्टेंट। और पहले का एक व्यक्ति था उनका जीता, वही मंत्री बना हुआ है। तो उदारता सदा शहता, आप देखिए हेमंत सोरेन के 2 मंत्री इनके बने हुए हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री भी इनके पास है वहाँ। इनसे तय हुआ कभी 2 सीट देंगे। तो बेचारा चल के पटना की रैली में भी आया, इन सब के साथ खड़ा हुआ राहुल गांधी के साथ आके, बाद में मुकर गए आरजेडी वाले, ऐसा सुना मैंने। ह्यूमिलेशन फील हुआ उसको, इंसल्टेड हुआ। उसने कहा मैं अपने 6 कैंडिडेट खड़े कर देता हूँ। तो लोगों ने समझाया छोड़ो यार अब क्या जाना, क्लोज। तो नहीं खड़े किए उसने। और उसके मन में एक पीड़ा तो है ना ये, तो उसके मन में आ रहा है मैं दोनों को निकाल बाहर करूँ, इनके मंत्री मेरे यहाँ बैठे हैं जो। तो लेट्स सी, लेकिन एक सोरनेस कहना चाहिए, एक खटास तो आई है संबंधों में। लेकिन सर क्या बिहार में हुई कांग्रेस की इस अप्रत्याशित हार के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कोई प्री पोल अलायंस करना चाहेंगे? मन तो नहीं है उसका, बट हैज नो ऑप्शन। कांग्रेस के से 4 वोट ही आए, उसके साथ तो खड़े होते हैं ना, उसको काउंटर करने में, बीजेपी को, योगी को काउंटर करने में टू सम एक्सटेंट मायावती एक फोर्स के रूप में आएगी इस बार। मायावती विल बी ए स्पॉन्सर्ड मेजर फोर्स इस बार जो है। मायावती का बड़ा इस बार लगता है चुनाव के अंदर रोल रहेगा उसका। साधन सुविधाएं भी लोग फ्रेंडली फोर्सेस उपलब्ध कराएंगे जो है, और वो एक फोर्स के रूप में उभर के सामने आ सकती है मायावती। बेस तो है ही, अब काफ़ी इसमें से नहीं है। तो अभी बीच में उन्होंने रैली की थी, 1 लाख लोग आ गए थे लखनऊ के अंदर जो है। तो वो ये अखिलेश यादव भी एट द एंड ऑफ द रेस होके, लेकिन हाँ अगर टिकटों के वितरण पे झगड़ा हुआ और कांग्रेस ने फिर कहा मेरे को इतना शेयर चाहिए, तो अखिलेश यादव मना कर सकते हैं, अकेले भी लड़ सकते हैं टिकटों पे, ऐसा लगता है मुझे। इन बिहार का लेसन सामने है, कांग्रेस इज डिमोरलाइज्ड। हो सकता है मान जाए रीजनेबली, उन दोनों में हो जाए कंप्रोमाइज, तो हो सकता है। अदरवाइज यू लेफ्ट टू अखिलेश यादव, तो ही इज आई थिंक परहैप्स नॉट वेरी कीन टू गो अलोन। जी सर, एक वोटर की निगाह में एनडीए गठबंधन और विपक्ष के महागठबंधन में क्या बेसिक अंतर है कि जिस कारण जो वोटर्स हैं उन्होंने एनडीए को चुना? भरोसा। और एक बेसिक कारण क्या है उनके पास है, उनके पास है नरेंद्र मोदी नहीं है, उनके पास अमित शाह नहीं है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास मरने मारने वाली बीजेपी वर्कर्स की सेना नहीं है जो 24 घंटे काम करते हैं एक तरह से। ये बेसिक डिफरेंस ये है।
फिर ट्रस्ट क्राइसिस है, मैंने कहा पहले आपसे, मोदी के इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग, उन पर भरोसा नहीं करते हैं, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड नंबर ऑफ टाइम्स. सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस. सर, इस चुनाव में आखिर मुस्लिम कार्ड कैसा चला? और दूसरा ये कि आजकल लगातार बिहार की अगर हम बात करें तो मुस्लिमों का राजनीतिक महत्व क्यों घटते चला जा रहा है? कार्ड तो देखो ठीक ही चला. 19 सीटें थी पिछली बार ओवरऑल मिला के सब पार्टियों से, इस बार 11 पे जीते हैं दैट वे जो है. और ये फैक्ट है कि महत्व तो गिर रहा है लगातार उस तरह से, क्योंकि एक बार बीजेपी ने प्रयोग करके दिखा दिया ना कि बिना मुस्लिम वोट के हम जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो बाकी लोग भी सोचने लग गए, तो फिर मनोबल तो गिरता है ना कम्युनिटी का, दैट वे जो है. और पिछली बार देखो 19 थे, इस बार 11 हैं, तो डिक्लाइन तो है दैट वे जो है. सो दिस इज. सर, मुस्लिम पॉलिटिक्स में 5 सीटों के साथ ओवैसी का क्या भविष्य आप बिहार में देखते हैं? इज ए ब्रिलियंट गाय. अभी तो भविष्य अच्छा है उसका. ही इज क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ न्यू मुस्लिम पॉलिटिक्स देयर. पिछली बार भी सीटें उतनी थी, इस बार भी 5 सीटें हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेस बना उसका. और इस बार उसने जाकर के ये कहा था लोगों को ना कि तुम दरियाँ बिछाते रह जाओगे, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है. 17% मुसलमान हैं बिहार के अंदर, तुम खाली दरी बिछाते रहो बैठ के. गले उतर गई लोगों के. 5 सीटें थी, 5 सीटों पे जीत गया वो. तो नाउ इज द इमरजेंस ऑफ ए न्यू मुस्लिम पार्टी प्रैक्टिकली. पहले थी लेकिन अब इस थोड़ा पावर में आएगी, ग्रोइंग है एक तरह से जो है. तो इट विल बी ए फैक्टर इन कमिंग डे. वैसे विल बी ए फैक्टर इन बिहार इन द कमिंग डेज. सर, सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों का जीतना, इसको आप कैसे देखते हैं? सीमांचल देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, 24 सीटें थी टोटल वहाँ पे जो है, और बीजेपी को लायंस शेयर मिला. पहले जो सीटें थी उससे 1 सीट ज़्यादा मिली, 6 थी तो 7 हो गई दैट वे जो है. जेडीयू की भी 1 सीट ज़्यादा हो गई. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे मुस्लिम इम्पैक्ट तो है, लेकिन जहाँ मुस्लिम वर्सेस हिंदू में हिंदू लामबंद होंगे तो हिंदू सीटें भी जीती हैं. तो जेडीयू की भी काफ़ी सीटें आई हैं, बीजेपी की काफ़ी लोग वहाँ पे आए हैं सीमांचल में. लेकिन कुल मिला के ऐसा लगा उनको डाउट था कि इस बार कहीं आरजेडी में नहीं चला जाए. तो सीमांचल इज़ ए इम्प्रूवमेंट फॉर बीजेपी ओवर द प्रीवियस इलेक्शंस परफॉर्मेंस. 1 सीट भी ज़्यादा है और वोट शेयर भी ज़्यादा है इस बार जो है. तो वैसे हैरानी की बात है, मुस्लिम डोमिनेटेड बीजेपी के लोग जीत रहे हैं, तो बीजेपी जीती है. जो टोटल एक सुनामी आई है. सर, बात अगर रेलवे की करें तो इस इलेक्शन में रेलवे का क्या योगदान रहा है, और सर आखिर रेलवे कब उपलब्ध करवा पाएगी प्रवासी बिहारियों के लिए एक सस्ती और सुलभ रेल यात्रा? रेलवे का अच्छा रोल था. रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वाज क्वाइट कंसर्न. 2 बार तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चले गए थे छठ के दौरान, जो भीड़ भाड़ थी लोगों की जो वहाँ है. और रेलवे ने बजट भी बढ़ा दिया है. तो रेलवे ने छठ की बात हो रही है, पहले तो रेलवे में बात छठ का है तो 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई उन्होंने. इसके बावजूद लाखों लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे धक्के खा रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे रेलवे स्टेशन पे. कारण जनसंख्या है, इतनी ट्रेन भी कहाँ से लाओ, पॉपुलेशन इतनी है, और सबको उसी दिन घर जाना होता है. छठ का मेला होता है, 1 या 2 दिन में जाना होता है वहाँ पे जो है. तो एक चुनौती है रेलवे मिनिस्टर के सामने, रेलवे के सामने. अगला छठ का मेला आए, अगली दिवाली आए, अगली होली आए, जब लोग प्रवासी लोग घर जाते हैं वहाँ पे, कुल मिला के 1 करोड़ लोगों का अनुमान है कि वो लोग घर जाते हैं. रेलवे रोज़ के 2 करोड़ लोगों को ढोता है रोज़ का, रेलवे की जो स्थिति है. तो 1 करोड़ को अल्पकालीन प्लान के तहत ऐसा प्लान करना पड़ेगा रेलवे को कि लोग लाइनों में एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरें, घंटों स्टेशन पे प्रतीक्षा नहीं करते रहें. हालांकि मिनिस्टर वाज अलर्ट, मैंने कहा ना 2 बार गए रेलवे स्टेशन देखने, लेकिन उससे कुछ हो नहीं सकता. साधन तो वही जो सामने है. तो रेलवे को कुछ इस तरह से कुछ बेसिक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा कि 1 करोड़ लोग जो जाते हैं उन 2-3 दिनों में, इनको कैसे सेफली और इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ अपने अपने घरों में लेके जाएं. ये एक प्लान है. और लॉन्ग रन के अंदर जो मैंने आपसे कहा ना, तो लॉन्ग रन का प्लान तो है ही, वो जो बताया था प्रवासी के लिए कि भी लोगों को बस तो वहीं पे है. ये प्लान है कि 1 करोड़ लोगों का ये करें, वो वहीं खत्म हो जाता है रेलवे का रोल दैट वे. सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव में बिहार के लोगों ने चुनाव आयोग की SIR एक्साइज पर एक मोहर लगा दी है? और दूसरा ये कि इस चुनाव के रण में आप आयोग की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मोहर लगाइए बिल्कुल बिहार ने, कोई शक नहीं इसके अंदर. नॉट इवन ए सिंगल कंप्लेंट. और इलेक्शन कमीशन को ये क्रेडिट की बात है कि देखो 1 गोली नहीं चली वहाँ पे, ऐसे इंजाम हुए, 1 बूथ पे कब्जा नहीं हुआ, कोई वोट लेके नहीं भागा जो है, कोई बाहुबली नहीं आया मैदान में. तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी एजेंसीज हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, दे ऑल डिजर्व ए वोट ऑफ थैंक्स कहा जाए इसे. और SIR पे तो मोहर लगी गई, एक भी शिकायत नहीं, सब ठीक से चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण चुनाव हो गया वहाँ पे जो है. अब सेकंड है उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आपके, तो इलेक्शन कमिश्नर की परफॉर्मेंस, इलेक्शन परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डिफिकल्ट टाइम्स में रही है. आमतौर पे कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी टक्कर नहीं ले सकता पॉलिटिकल पार्टी से, जिस तरह के बयान लोगों ने दिए. जैसे प्रियंका गांधी ने धमकाया
कि इसका रिटायरमेंट अच्छी तरह नहीं बीत पाएगा, आपका रिटायरमेंट अच्छे से नहीं बीत पाएगा। तो पॉलिटिशियंस की ऐसी धमकियों के सामने एक अफसर, IAS अफसर खड़ा रहे और निर्भीक होकर अपने काम को करे, हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कूडोस फॉर इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन। एट द सेम टाइम आई सैल्यूट टू होम मिनिस्टर अमित शाह, जो इतना सपोर्ट देते हैं अपने नीचे के लोगों को, इतना कि चलो मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ ना, करो जो है ये। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने 1-to-1 फेस टू फेस कन्फ्रंट किया अपोजिशन को, और अपोजिशन सिद्ध नहीं कर पाया ना, इशू तो ये है, गड़बड़ को सिद्ध नहीं कर पाए। राहुल गांधी का मैंने आपसे कहा 10 तारीख लास्ट, एक अपील भी नहीं की आपने वहाँ पे जो है। तो वी कैन कंक्लूड इलेक्शन कमीशन परफॉर्मेंस हैड बीन जस्ट आउटस्टैंडिंग, और बिहार के लोगों ने SR पे अपनी मोहर लगा दी। इट्स जस्ट ए बिगिनिंग। जैसे सर, राजनीति से थोड़ा इतर सवाल, कितनी संभावना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आपको दिखती है? क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी के मन में कोई कसक अभी बाकी रह गई? बिल्कुल लगता है मुझे। अभी राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि सीमा पे और देश में युद्ध कैसे हालात लगते हैं। एक बड़ी आर्मी एक्सरसाइज भी पिछले दिनों इंडिया ने की थी। पाकिस्तान में भी देखते रहते हैं कि विमान उड़ते रहते हैं, बॉर्डर एरिया में जाते आते रहते हैं। इशू ये है कि लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लगता है सरकार को ये आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है ना तैयारियां कर रहा है युद्ध के हिसाब से। और पिछली बार सबके देश के मन में रह गई थी कि थोड़ा सा और ठोकते, इससे पहले ही वो हो गया, युद्ध विराम हो गया, भावना है देश के लोगों की। तभी नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और आर्मी ने भी कहा था कि इस ऑपरेशन का अंत नहीं हुआ, इसे केवल स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का अंत नहीं हुआ है, केवल इसे स्थगित किया गया, ये कहा गया था। तो सबके मन में एक तमन्ना है उस समय की। फिर दूसरा क्या है कि जो वहाँ पे मुनीर हैं, उनका जो आचरण है, रोज़ की धमकियाँ हैं जिस तरह से, और उसका जो ट्रम्प का उसका सपोर्ट है जिस तरह का, इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम हमला करें, उससे पहले कोई वो हमला कर दें, कोई कुछ छेड़छाड़ कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावनाएं बिल्कुल हैं। और दूसरा, अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, अल्टीमेटली तो इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। तो नरेंद्र मोदी अभी गए थे भूटान, तो उन्होंने कहा कि ऑल दो रेस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। पिछली बार वो गए थे वहाँ बिहार में, वहाँ तो उस समय उन्होंने पहलगाम घटना हुई थी तो ये कहा था विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश देम। अंग्रेजी में बोले थे, अब की भी अंग्रेजी में बोले। इस तरह से जो है उसका मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये है कि हम इनको ठोकेंगे, इन द सेंस एक्शन लेंगे। इसलिए क्या है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, मैं वापस राजस्थान पे आऊंगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा डाउन है। वजह यह है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी भाजपा की जो हार हुई है अंता सीट पर, उसको आप कैसे देखते हैं? आम इम्प्रेशन ये है कि भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण हार हुई है। यूनिटी कहना चाहिए, यूनाइटेड नहीं थी पार्टी, एक इम्प्रेशन ये है। दूसरा, मैं देख रहा था कि बूथ लेवल पे है ना, पार्टी ने उतना काम नहीं किया जितना काम बूथ मेरा सबसे मजबूत अपन कहते हैं, उस लेवल पे नहीं हुआ। तीसरा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो कैंडिडेट था वो वसुंधरा राजे का दिया हुआ था, तो उन्होंने अवक्ताओं को अपने हिसाब से वहाँ पे डिप्यूट किया कि कौन इलेक्शनियरिंग का कौन सा काम क्या करेगा। आज प्रताप सिंह सिंघवी का मैंने पढ़ा कि वो उनके काफ़ी क्लोज रहे हैं, वही आलोचना कर रहे थे कि मेरा एमुलेशन हुआ। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंपेन था बीजेपी कैंडिडेट का, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंट्रलाइज था। ऐसा एक पहलू है ये, भाजपा नेताओं की गुटबाजी दूसरा पहलू है। आम इम्प्रेशन बाजार में यही भी है कि वसुंधरा वर्सेज ऑल, ये भी एक इम्प्रेशन आया वहाँ पे। लेकिन आप देखो, मुख्यमंत्री खुद गए वहाँ पे, 2 बार गए मेरे ख्याल, जॉइंट शो भी किया। तो सरकार ने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर्स ने कमी नहीं रखी अपने हिसाब से कि पार्टी जीते, क्योंकि दिल्ली का डंडा था, दिल्ली का डर था, हारोगे चुनाव तो सबकी बात खराब होती है, दैट इज है। लेकिन फिर भी हार गए। और दूसरा, ऐसा भी मैंने सुना कि जो कैंडिडेट था सामने वाला कांग्रेस का, वो बहुत रिसोर्सफुल था, जिसे कहते हैं भाया। हाँ, भाया जो है बहुत रिसोर्सफुल था, तो उसकी एक एक वोटर तक पहुँच थी। उस तरह से आप कह सकते हैं भी फैसिलिटेट करना, वोटर्स को लाना, उसकी मशीनरी ज़्यादा अच्छी थी। तो कुल मिलाकर मैं कंक्लूड कर सकते हैं कि भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी और इलेक्शन कैंपेन के अंदर सेलेक्टिवली लोगों की एंट्री वहाँ पे जो है, और फिर डेस्टिनी, तो बेसिकली ये कारण है, अनफॉर्चुनेट है। और हार जब होती है तो उसका जो डिस्क्रेडिट है वो सभी को जाता है, दैट वे। तो वसुंधरा ओनली विल नॉट बी ब्लेम्ड, द एंटायर पार्टी विल बी ब्लेम्ड। और फिर ये कहा जाए लेकिन हो गया, ठीक है, अब इतने चुनाव में एक पार्टी चुनाव हार भी जाती है तो क्या करो, सम टाइम इट हैपन्स, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। सर, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में सुधांश पंत की जगह वी श्रीनिवास को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अच्छा डेवलपमेंट है, रूटीन है। सरकार में पोस्टिंग ट्रांसफर तो देखो होते रहते हैं, उनको लगभग 2 साल आने को आए थे जी। और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज कभी कभी आते हैं, हर सरकार में आते हैं, दैट वे जो है।
अब ये जो, और दिल्ली 6 महीने पहले मैंने सुना कि शायद वो खुद भी कुछ कह के आए थे कि भाई कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे दिल्ली बुला लें, जो है पहले दिल्ली में हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक और भी किसी बड़े डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रह चुके हैं, गुड अफसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का रिलेशन ऐसा होता है कि हर बार पूरे परफेक्शन पे नहीं होता किसी भी स्टेट में, कहीं 70% होता है, 80% होता है, कहीं कम ज़्यादा होता है, तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ जाते हैं उसके बीच में, जो है इसीलिए बार बार ये देखा आपने चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, पोस्टिंग ट्रांसफर्स होते हैं। तो अब तो वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली सेक्रेटरी बनाया गया है उनको, जो है, और चूंकि वो नए चीफ सेक्रेटरी ने जल्दी ज्वाइन कर लिया है, जल्दी इन द सेंस ज्वाइन करना था उनको, तो 10 दिन वो क्या करते सुधांशु पंत, तो फिर इसके लिए उनको जो है ना OSD लगा दिया है, एक इमेज सेविंग फेस सेविंग का होता है भाई, ठीक है आदमी APO नहीं हो जाए या कहीं ऐसे खाली नहीं बैठा रहे घर पे, जो है तो उनको लगा दिया 10 दिन के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट दिस थिंग ही विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी सोशल अफेयर्स, सोशल मिनिस्ट्री, जो है आने वाले अधिकारी सुलझे हुए हैं, 89 बैच के हैं, बहुत सीनियर हैं और 10 महीने हैं उनके पास में, सुलझे प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। ओवरऑल जो फीडबैक है उनके बारे में अच्छा है, आम धारणा ये कि ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर्स चॉइस, और अच्छा है मुख्यमंत्री की पसंद का चीफ सेक्रेटरी अगर आता है तो टीम वर्क अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, गैप कम होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। तो लेट्स होप कि राजस्थान का ये नया जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग होती है, और कंफर्टेबल होती है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, ऐसा मानते हैं ब्यूरोक्रेसी में। सर, विमेन पावर की बात हो ही रही है तो एक और विमेन पावर दिखी इस बार जब महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात। ये पूरी टीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई। आखिर ऐसा क्या है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में? अब वो तो है ही, देखिए ही इज ए चार्म, पीपल हैव क्रेज। तो जो उनकी प्लेयर थी उसने यही कहा कि सर आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे है, आपका स्किन रूटीन क्या है? नेचुरली प्रधानमंत्री थोड़ा सा एम्बेरसिंग, थोड़ा सा शर्मा गए होंगे बात सुन के, और ये फैक्ट है। और वो देखो ना इटली की प्राइम मिनिस्टर, उसकी किताब लिखी उसने, तो अपना उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इनसे लिखवाया। तो कोई न कोई तो ऐसी पावर है ना कि मोदीज पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स वुमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड अथॉरिटी एंड पोजिशनिंग, जो है। तो ठीक है, लड़कियां गई थी, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे शेयर किया, लेकिन उनको नाश्ते पे बुलाना एक अच्छा मूव था। प्राइम मिनिस्टर प्लेयर्स को नाश्ते पे बुलाए, इतना रिकग्निशन किसने कब किसको दिया भारत में? किसी ने नहीं दिया। दैट वे जो है इज़ ए गुड स्टार्ट, गुड बिगनिंग। ऐसी आशा करता हूँ कि और जो बड़े बड़े कप जीत के लोग आएंगे उनको भी बुलाएंगे वहाँ पे, जो है तो गुड मूव। सर, एशिया कप की विजेता टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये कहा कि हमारे देश का नेता फ्रंट फुट पर खेल रहा है, इसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ही इज राइट, ही इज टोल्ड द ट्रूथ ओनली। नहीं, वो तो फ्रंट फुट पे हैं। आप देखते हो हर चीज़ में सबसे आगे हैं, हर चीज़ को कंसर्न, उनको उनके पास हर चीज़ का समय है। ही इज प्रूव्ड दैट ओनली बिजी पीपल हैव टाइम बिकॉज दे आर प्लान्ड। नरेंद्र मोदी इज प्लान्ड, जिसे कहते हैं। तो सही कहा उसने, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कोई और दूसरा इशू हो, आप देखते हो ना सबसे आगे मोर्चे पर खड़े मिलते हैं। तो फैक्ट है, ही इज टोल्ड द ट्रूथ ओनली। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि और भी जो बड़े लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं राज्यों की औरों की, दे शुड आल्सो प्ले ऑन द फ्रंट। सर, जैसा आपने बताया कि लगातार तारीफ करते हैं सभी लोग, वैसे ही ट्रम्प भी भले ही अनप्रेडिक्टेबल हो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ लगातार करते हैं। ही इज माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। अभी कहा कि ही इज द नाइसेस्ट गाय। कैसे देखते हैं सर आप इसे? बट मोदी डजंट ट्रस्ट हिम। मोदी इज हर्ट। क्या नहीं किया उसके लिए नरेंद्र मोदी ने। एंड ट्रम्प प्रूव टू बी अनग्रेटफुल, अनरिलायबल फ्रेंड। सारे इंडिया को शर्म आई कि हमने इस ट्रम्प को इतना मान सम्मान क्यों दिया, जब पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। बताइए आप, जो है। और ये फैक्ट है कि मन ही मन नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात के अंदर। जब भी ऐसे उद्गार एकदम से हर बार नहीं आते। इस एक साल में 5 बार मैं सुन चुका हूँ मोदी की तारीफ उनके मुंह से। मोदी इज ए ग्रेट फ्रेंड, वो सब कुछ है, बट दैट इज वन वे। व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, ही इज ए डिफरेंट पर्सन। ही बैक ट्रैक्स, दैट हर्ट्स द पीपल। सो मोदी आल्सो मस्ट बी हर्ट विद दिस बिहेवियर। इसलिए आपने देखा ना, उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लिया है, वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते उस तरह से, जो है। बाकी अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। इट मीन्स ट्रम्प इज कमिंग टू सेंसेस। अगर वो कह रहे हैं बहुत नाइसेस्ट गाई हैं तो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है इंडियन होने के नाते। सर, फिर तो ये सवाल भी बनता ही है कि आखिर कैसा चल रहा है खुद को समस्त संसार का राष्ट्रपति मानने वाले अब मूडी ट्रम्प का मूड इस वक्त? वेल सेड। ट्रम्प अपने आप को सारे संसार का राष्ट्रपति मानते हैं
और सबसे हैरानी की बात है कि संसार भी मानने लग गया उसको, हमारा भी राष्ट्रपति है ये। आज छोटे छोटे कस्बे में चाय की दुकान पे अखबार लोग पढ़ते हैं, ट्रम्प का नाम पूरे संसार में याद हो गया। अफ्रीका के गांव से लेकर के राजस्थान के मध्य प्रदेश छोटे से गांव तक लोग ट्रम्प का नाम जानने लगे अखबार के अंदर। उसने इतने चमत्कार गैर चमत्कार किए हैं दैट वे जो है। बाकी ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ फेलियर। आप देखिए ना कि वो समझौता करा यूक्रेन रूस का, फेल हो गया दैट वे। फिर उसके बाद में वो चुनाव था न्यूयॉर्क का, वो हार गए वहाँ पे। गवर्नमेंट शट डाउन रहा, इसने कभी आज तक नहीं रहा, वो गवर्नमेंट बंद रही वहाँ पे, ही इज़ नॉट बॉदर्ड। तो कुल मिला क्या है कि ही इज़ एमर्जिंग एज एन इर्रेस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल पर्सन इन पॉलिटिकल सिनेरियो। और सारा संसार उससे परेशान है, क्यों? पावर उसके पास है, हथियार उसके पास हैं। और अब तो एक और सवाल हो गया दिमाग में कि मैं परमाणु परीक्षण करने हैं, परमाणु परीक्षण करने लग गया है। बहुत दिनों बाद संसार में किसी ने बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से इज ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। अल्टीमेटली कहाँ होंगे? एक दिन रियल टेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा टेस्ट करते करते दैट वे जो है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और ऐसा है। तो बहुत से लोग संसार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि व्हेन स्टेप डाउन, लेट्स सी। बिल्कुल सर, भांति भांति के लोग, और उसमें एक ट्रम्प भी। लेकिन आज चूंकि हमने चर्चा बिहार के पूरे चुनावी नतीजों को लेकर की, कई आपकी तरफ से पहले की गई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं, और आने वाले वक्त में कुछ की गई भविष्यवाणियां सच साबित होंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिहार के चुनावी नतीजों पर आज के इस संपूर्ण विश्लेषण के लिए। और देखिए, जब भी राहुल गांधी किसी के साथ जाते हैं तो हमेशा वो जो दो लड़कों की जोड़ी नजर आती है। इस बार बिहार के चुनावी नतीजों में वो दो लड़कों की जोड़ी फिर से फेल हुई। तेजस्वी फेलस्वी हो गए और राहुल गांधी पूरी तरीके से नदारद नजर आए। यानी कि एक शानदार परफॉर्मेंस पर इस बार बिहार का जनादेश आया। मोदी की गुडविल और नीतीश कुमार की गवर्नेंस, इस पर एक मुहर लगी है, यानी असली मायनों में गर्दा उड़ा दिया है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या, और इसके संकेत बीजेपी बंगाल ने बिहार में आई चुनावी नतीजों के दिन दे दिए। यानी कि नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। क्या इस बार बंगाल में बीजेपी करेगी खेला जैसे पटना में लहराया है भगवा? ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए द जेसी शो में।